तो आज है सितंबर एक्सपायरी का आखिरी दिन और इस पूरी एक्सपायरी की बात करें तो क्या शानदार तेजी देखने को मिली है। देखिए निफ्टी ने खुद ही जो है लगभग 4% के रिटर्न्स दिए हैं और ये पूरी एक्सपायरी काफ़ी इंटरेस्टिंग इसलिए भी रही क्योंकि कई सारी अहम ट्रिगर्स थे जहां पे फेड रेट कट जो है सबसे अहम रहा। उसके बाद जो जोश दिखा ना ही सिर्फ भारतीय बाजारों में और ग्लोबल बाजारों में वो भी जो है बरकरार है। पर अब अगली एक्सपायरी के लिए क्या होनी चाहिए आपकी रणनीति और साथ ही किस तरीके से आप अपने आप को ऐसे सेटअप में प्लेस करें, ये सभी समझेंगे अगले 2.5 घंटे। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है खरा सौदा में। मैं हूं सृष्टि शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक। कुछ ही देर में डिम्पी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आपके सामने रख देते हैं वो 4 बड़े ट्रिगर्स जहां पे है बाजार की फिलहाल नजर। ग्लोबल बाजारों की बात करें तो वहां से जो संकेत है वो ठीक ठाक ही देखने को मिल रहे हैं, बहुत तो नहीं पर जी हाँ ऊपरी स्तर से थोड़ी बिकवाली जरूर हुई है। डाउ जोन्स में अभी भी जो फ्यूचर सेगमेंट है वहां से बहुत कुछ संकेत तो नहीं मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर हम गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो वहां पर भी थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन ज़रूर आप देख पाएंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो निफ्टी की मंथली एक्सपायरी आज पर रोल ओवर्स के डेटा में करीब 65% का रोल ओवर फिलहाल देखने को मिला है। इस नंबर को रीड कैसे करें ये कुछ ही देर में समझेंगे। ब्रेंट क्रूड जो है $73 के पास है, थोड़ी सी गिरावट यहाँ पे हुई है पर इसके विपरीत सोने ने फिर नया शिखर बनाया है ग्लोबल बाजारों में। और साथ ही आज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी भरपूर रहेगा जहां पे पीबी फिनटेक पे खास तौर से नजर रखें क्योंकि ईटीना स्वदेश की एक्सक्लूसिव खबर है जहां पे उनका कहना है कि हेल्थ केयर में उतरेगी अब पीबी फिनटेक और साथ ही 5 स्टार भी आज फोकस में रहेगा एक ब्लॉक डील के चलते। तो ये 4 बड़े ट्रिगर्स होंगे, लेकिन हमारी जो आखिरी हेडलाइन थी सृष्टि वो मुंबई की बारिश को लेकर थी। मैं तो खैर नोएडा में बैठा हूँ, दिल्ली और नोएडा में तो मौसम ऐसा नहीं है। मैं मुंबई की बारिश मिस ज़रूर करता हूँ। आप बताइए कि क्या स्थिति है। हमने सुना कि काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है और लोगों को ऑफिस पहुँचने में भी दिक्कत हुई है। जी बिल्कुल अभिषेक, कल तो मूसलाधार बारिश हुई है। आप देखिए सुबह मौसम सुहाना था, उसके बाद शाम तक आते आते जिस तरीके की बारिश देखने को मिली लोगों को भी काफ़ी दिक्कतें हुई। देखिए ट्रैफिक जैम तो लाजमी है पर इसके अलावा जो मुंबई की लाइफलाइन है यानी लोकल ट्रेन वो कई जगहों पे ठप पड़ गई क्योंकि आप देखिए रेलवे ट्रैक्स जो हैं पूरे बारिश से भरे हुए थे। जो लॉन्ग जर्नी करते हैं, आउटस्कर्ट्स में जाते हैं, वहाँ पे तो ट्रेनें पूरी तरीके से कई घंटों तक स्थगित रहीं। इसके अलावा अभी देखें तो अभी भी थोड़ा सा मौसम वैसा ही बना हुआ है बारिश का, पर रेड अलर्ट ज़रूर जारी हो गया है। कई सारे स्कूल और कॉलेजेस जो हैं वो बंद हो गए हैं। तो आज देखते हैं कैसा माहौल होता है। पर जी हाँ, कल तो काफ़ी तेज़ बारिश थी और रुकने का नाम नहीं ले रही थी और हम लोग को भी घर जाते जाते काफ़ी दिक्कतें तो हुई। पर जी हाँ, मौसम तो अच्छा ज़रूर है पर शाम तक देखते हैं कि कल जैसी अगर बारिश होगी तो थोड़ी दिक्कत की बात तो ज़रूर है। तो आप कुछ विजुअल्स भी देख रहे हैं मुंबई की बारिश के अपनी स्क्रीन पे। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बाज़ारों पे फिर से लौटते हैं। यहाँ पे क्या कुछ एक्शन आज देखने को मिल सकता है, ये तो वेदर अपडेट हो गया, उसकी चर्चा कर लेते हैं। और सबसे पहले संकेत समझेंगे कि ग्लोबल बाज़ारों से क्या कुछ मिल रहा है क्योंकि वहाँ से पूरा सपोर्ट है अभी तक, पर कल थोड़ा सा वो वेट एंड वॉच की स्थिति में थोड़ी सी बिकवाली वहाँ पे ज़रूर हुई थी। अब आने वाले टाइम में कोई ट्रिगर्स हैं जहाँ पे आपको रखनी है नज़र, ये सभी समझते हैं। अभिषेक आपसे ही समझना चाहेंगे, बताइए क्या कुछ मूड और माहौल है, साथ ही गिफ्ट निफ्टी कैसे संकेत दे रहा है। सिस्टर ग्लोबल बाजारों की बात करूं, लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि देखिए मुंबई में जो बारिश हो रही थी ना तो मुझे भी अलर्ट आया था। हमारे स्टूडियो डायरेक्टर हैं आनंद चौरे, उन्होंने कहा कि नहीं आप कल दफ्तर बिल्कुल टाइम से पहुंच जाएगा, मुंबई की स्थिति ठीक नहीं है। तो आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेकर हम दफ्तर पहुंच गए थे। लेकिन अगर हम ग्लोबल बाजारों की बात करें तो डाउ जोन्स लगातार 4 सत्र से चल रहा था, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहा था। अब रिकॉर्ड थमी है वहां पर 4 दिनों के बाद डाउ पर और S&P 500 की जो तेजी हो रही थी उस पर थोड़ा सा ब्रेक लगते हुए दिखा है। नेस्डेक हालांकि तीसरे सत्र में चला है, आपको हल्की सी तेजी जरूर दिखेगी, लेकिन ऊपरी स्तरों से देखेंगे तो 80 अंकों के आसपास की गिरावट हमने नेस्डेक में भी देखी है। अमेरिका में हो क्या रहा है, अब देखिए जो राष्ट्रपति चुनाव है हार्डली 1.5 महीने दूर अब रह गए यहां से, तो कहीं ना कहीं अमेरिकी बाजारों में रीपोजिशनिंग भी हो रही है राष्ट्रपति चुनाव से पहले और इन्वेस्टर थोड़े से कॉशियस भी हो रहे हैं। वो होना भी चाहिए, थोड़ी थोड़ी से हो सकता है कि अब क्वांटम थोड़ा छोटा होगा, हो सकता है कि प्रॉफिट टेकिंग और बढ़ जाए, तो ये चीजें हो रही हैं।
कल के सत्र में कुछ वैसा ही हमें देखने को मिला है। और अगर हम आईटी स्टॉक्स की बात करें, एप्पल में करीब करीब आधे % के आसपास की गिरावट रही है। उसकी वजह यह रही कि चीन में आईफोन समेत तमाम जो फॉरेन ब्रांडेड स्मार्टफोन से उनकी बिक्री घटी है। एप्पल के लिए थोड़ी सी चिंता की बात ये जरूर है। लेकिन बैंकिंग शेयरों पर भी दबाव दिखा अमेरिका में। सिटी ग्रुप, बैंक ऑफ अमेरिका, ये तमाम बैंक प्रेशर का शिकार हुए हैं। आज फेड चेयरमैन जेरोम पावेल और कुछ फेड के अधिकारी उनके बयानों पर नजर रहेगी। लेकिन आज अमेरिका में पीसी महंगाई दर के आंकड़ों पर भी नजर रहेगी और जॉबलेस क्लेम्स के भी डेटा अमेरिका में आएंगे। तो ये कुछ आंकड़े वहां पर रहेंगे। बाजार जरूर कमजोरी के साथ बंद हुए हैं। लेकिन अगर हम दूसरी साइड में अगर आप एशिया बाजारों को देखेंगे तो वहां पर मोमेंटम बहुत ही तगड़ा है। कुछ आंकड़े आपके सामने हम रख देते हैं कि सितंबर के निचले स्तर से किस तरह की रिकवरी हमने देखी है एशियाई बाजारों में, खासतौर से यूएस फेड से रेट की कटौती के बाद। और अभी जो चीन में जो दरें घटी हैं उसका भी फायदा चाइना को, हांगकांग को, बाकी एशियाई बाजारों को जरूर मिल रहा है। सितंबर के निचले स्तर से हैंगसेंग यानी कि हांगकांग के बाजार में करीब करीब 14.25% की रिकवरी आई है। शंघाई में 8.25% की रिकवरी, ताइवान में 9% की रिकवरी और निकेई में 8.5% की रिकवरी। हालांकि सितंबर में भारतीय बाजार भी चले हैं, मतलब 4% का तो रिटर्न दिया है सितंबर सीरीज में बाजार ने। और सितंबर के लो से 4.5% के आसपास की तेजी हमने देखी है। लेकिन ऑलरेडी भारतीय बाजार चूंकि रिकॉर्ड ऊंचाई पर ट्रेड कर रहे हैं, इसलिए उतनी बड़ी तेजी आपको नहीं दिखेगी। हाँ, अगर कच्चे तेल की बात करें तो वहां से आपके लिए एक राहत की खबर है। आप उसको राहत देखना चाहते हैं, राहत देखिए। थोड़ा टेंशन अगर लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, क्योंकि चाइना जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर है, वहां पर डिमांड सुधर नहीं रही है। एनालिस्ट ये मान रहे हैं कि जो कुछ हुआ है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना की तरफ से, थोड़ा सा स्टिमुलस मेजर, फिस्कल सपोर्ट इकोनॉमी को और मिलना चाहिए था, तब जाकर डिमांड सुधरेगी। लेकिन चाइना ये कच्चे तेल में गिरावट का एक बड़ा ट्रिगर यह भी बना है कि लीबिया से आउटपुट और एक्सपोर्ट दोनों सुधरने की उम्मीद है। लीबिया में आपको पता है कि कई सारे फ्रैक्शंस हैं, कई सारे धड़े हैं जो वहां पर देश को कंट्रोल कर रहे हैं। उनके बीच में सहमति बन गई है कि गवर्नर को, सेंट्रल बैंक के गवर्नर को नियुक्त कर दिया जाए। तो उसके चलते थोड़ा सा हमने देखा कि क्रूड में 2% के आसपास की नरमी आई है। $73 के आसपास का क्रूड अभी भी है। अगर हम बाकी कुछ आंकड़ों को अगर हम देखें तो ज्यादा परिवर्तन नहीं है। डॉलर इंडेक्स हल्की तेजी के साथ 101 के आसपास है। यूएस की बॉन्ड यील्ड 3.25 के आसपास है। हाँ, सोना लगातार मजबूत है, लगातार छठे दिन चला है। $2680 के ऊपर कॉमिक्स पर भाव पहुंच गया है। तो आज फिर से जो गोल्ड फाइनेंस वाली कंपनियां रहेंगी ना, वो भी फोकस में रहेंगी। और चाइनीज मार्केट में जिस तरह से तेजी हो रही है, निश्चित तौर पर मेटल वाले शेयरों पर भी हमें आज नजर रखनी पड़ेगी। वहां पर भी हम लगातार तेजी देख रहे हैं। लेकिन चलिए अब एफआईएस के और डीआईएस के आंकड़ों को समझते हैं और ये समझते हैं कि ये निफ्टी में और निफ्टी बैंक में आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि आज निफ्टी की सितंबर सीरीज की एक्सपायरी भी है। डिम्पी, पहले हम एफआई से शुरुआत करेंगे। अगर हम पिछले 5 सत्र की बात करें तो 5 में से 3 सत्र में एफआईएस की बिकवाली आई है। हमने 14,000 करोड़ रुपए की बाइंग देखी थी 2-3 दिन पहले, लेकिन कल और परसों हमने बिकवाली का ही आंकड़ा देखा है। क्या संकेत मिल रहे हैं? क्या एफआईज थोड़ी सी दूरी बनाएंगे? और एशिया में बाकी बाजारों में भी हम चूंकि लगातार तेजी देख रहे हैं, क्या फ्लोज थोड़े से उधर मूव होते हुए दिख रहे हैं? देखिए, कल एफआईज ने फिर से 75% की अपनी होल्डिंग को कर लिया। लेकिन मैं एफआईज के नंबर्स पे 1 मिनट के लिए थोड़ा सा बाद में आता हूँ। उससे पहले मैं रोल ओवर के नंबर आपको बताना चाहता हूँ। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि टिपिकली एक्सपायरी हुई है कल बैंक निफ्टी की। तो कल जब बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हुई है, मैं उसका रोल ओवर का नंबर आपको एक बार दिखाना चाहूँगा। स्क्रीन पे भी होगा अगर आप लेके आ पाएँ तो। उसके अंदर करीब 67% की हमको एक्सपायरी का रोल ओवर नंबर आता हुआ दिखा है। ठीक है, और अब ये एवरेज से थोड़ा कम है, एवरेज से थोड़ा कम है जो बैंक निफ्टी का फाइनल रोल ओवर नंबर आया। बैंक निफ्टी के बारे में मैं और भी थोड़ा बताऊंगा, सिर्फ मैं रोल ओवर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी टच बेस कर रहा हूँ। दूसरा, निफ्टी का जो रोल ओवर है वो करीब करीब 64% के आसपास का है। ये आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। 133 रुपये का इस समय रोल ओवर कॉस्ट है जो आज आप पे करेंगे। दोनों के अंदर अभी तक एवरेज से कम रोल ओवर हो रहा है। निफ्टी के अंदर कम से कम 80% का चाहिए। मेरे को लगता नहीं कि एक ही दिन में ये करीब 15-16% और बढ़ जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 10% बढ़ेगा तो 75% होगा, और उसकी भी प्रोबेबिलिटी मेरे को थोड़ा कम लगती है। तो इसलिए दोनों सीरीज़ का रोल ओवर कम गया है। आप ये बात समझ लीजिएगा, अगली सीरीज़ में अब आप थोड़े लाइट होके गए हैं इन द टर्म्स ऑफ अ बैंक निफ्टी, क्योंकि उसके कॉन्ट्रैक्ट 1,20,000 ट्रांसफ़र हुए हैं, जबकि ट्रांसफ़र होते 1,50,000।
तो 30,000 कॉन्ट्रैक्ट कम ट्रांसफ़र हुए हैं इस बार जब हम बैंक निफ्टी को लेके गए हैं। लेकिन जब हम निफ्टी को लेके जा रहे हैं अगली सीरीज़ में सैप टू ओसीटी में, उसके अंदर आपके जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो है 4,97,000, 4.5 लाख मोटा मोटी, और करीब इतने ही कॉन्ट्रैक्ट, आज 50,000 कॉन्ट्रैक्ट और जुड़ जाएंगे तो 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट के साथ हम निफ्टी को ले जाएंगे सैप टू ओसीटी में यानी अक्टूबर के अंदर। तो निफ्टी तो महंगा जाएगा यानी कि भारी होके जाएगा, बट बैंक निफ्टी लाइट होके जाएगा। अब मैं एफआईज के नंबर जोड़ देता हूँ। एफआईज के नंबर्स में 75% की लॉन्ग पोजीशंस एफआईज के नंबर में आ चुके वापस से। पहले 75 थी, फिर घटी 72 हुई, फिर वापस 75 हो गई। कल आप फील कर रहे होंगे लास्ट का आधा पौना घंटे के अंदर खरीदारी हुई है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 1 मिनट के लिए यही प्लेट सामने स्क्रीन पर रखिएगा जहाँ पे 56,000 करोड़ रुपया माइनस इंडेक्स का भी लिखा हुआ है। तो जो कल मार्केट के अंदर पोजीशन हुई है उसमें इंडेक्स ऑप्शंस के 56,000 करोड़ रुपए की सेलिंग का नंबर भी है, इंक्लूड नंबर है, और ये इस हफ्ते की अब तक की सबसे बड़ी सेलिंग का नंबर है इंडेक्स ऑप्शंस का नेट में, जो कि 56,000 करोड़ बनता है। इसमें निफ्टी का भी है और साथ ही बैंक निफ्टी का नंबर भी इंक्लूड है, दोनों नंबर इंक्लूड है। फिन निफ्टी में ज़्यादा काम नहीं हुआ, मिड कैप में ज़्यादा काम नहीं हुआ। तो एफआईज ने 75% लॉन्ग पोजीशंस रखी, साथ में ऑप्शंस को हेज कर दिया। इसका मतलब वो बहुत एग्रेसिव होके आज सीरीज को ख़त्म नहीं करेंगे। कल भी आपने एग्रेशन नहीं देखा था, सिर्फ लास्ट का 10-15-20 मिनट देख लिया जाए तो वो एक पॉइंट टू एडजस्टमेंट था कि 26,000 के ऊपर आपको क्लोज करना था, इसलिए आपको 26,000 के ऊपर लेके आए, और बैंक निफ्टी को 54,000 के ऊपर क्लोज करना था, इसलिए उसको 54,000 के ऊपर क्लोज करवाया। तो दोनों का क्लोजिंग बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, इसलिए क्लोजिंग के हिसाब से दोनों का पॉइंट बनता है। अब मैं जरा आपको डीआईज वगैरह के नंबर भी बता देता हूँ, डीआईज की कितनी पोजीशन है और रिटेल की पोजीशंस क्या है। आप उसको भी जब जोड़ेंगे तो आपको थोड़ा और आइडिया हो जाएगा। रिटेल ने 34% की पोजीशंस है बिना किसी बदलाव के लॉन्ग पोजीशंस में। पहले भी 34 थी, अभी भी 34 है, कोई बदलाव नहीं है। डीआईज की होल्डिंग 41% है, पहले भी कोई बदलाव नहीं था, आज भी नहीं है। 41 पे 2-3 दिन से हम चल रहे हैं। इस पूरी तेज़ी के अंदर रिटेल का पार्टिसिपेशन कम है। आई रिपीट माई सेल्फ, अगर मैं आपको 5 लाख रुपए दे दूं और आपसे ही बोलूं कि आप मार्केट के अंदर पैसा लगाइए, फर्स्ट थॉट आपके जो माइंड में आएगा वो ये आएगा कि बाज़ार थोड़ा महंगा है, बाज़ार थोड़ा चला हुआ है। आप रिटेल के होने के नाते आप उसमें पैसा नहीं लगाएंगे। चले 5 लाख में से 2 लाख लगाएंगे, बट 3 लाख रुपए रोक लेंगे। ये रिटेल का सूचक है, रिटेल के बारे में बता रहा है कि रिटेल ने 25,500, 600, 700, 800 से भी आप समझ लो 25,800 से लेके 26,000 के 26,100 तक में, इस बीच में रिटेल ज़्यादा पैसे नहीं कमा रहा। ये डाटा से बहुत क्लियर हो रहा है। वो इतना कर रहा है कि जैसे से बाज़ार ऊपर जा रहा है रखा हुआ माल बेच रहा है, इससे ज़्यादा वो बेचेगा भी नहीं, क्योंकि वो 33-30% से नीचे जाते नहीं है। रिटेल बिल्कुल मार्केट के अंदर कभी ड्राई नहीं होगा, वो 30% रहेगा सिस्टम में। 34 तो चल ही रहे हैं, तो रिटेल का पार्टिसिपेशन नहीं है। रिटेल को सिस्टम में लाने के लिए गैप डाउन करना पड़ेगा, थोड़ा हल्का करना पड़ेगा, नहीं तो बाजार एफआईज ड्रिवन होगा। जब एफआई सिस्टम में आएगा बाजार को ऊपर नोट पे बंद करेगा, और जिस दिन एफआईज पीछे हटेगा बाजार बिना किसी दबाव के, बिना किसी रीजंस के भी टूट सकता है। तो मैंने एफआईज का नंबर, रिटेल का नंबर, डीआईज का नंबर, रोल ओवर के नंबर के सारा कनेक्ट करके मोटा मोटी एक पिक्चर रखने की कोशिश की आपके सामने कि थोड़ा नए वालों को संभल कर आना चाहिए। हम पिछले 2 दिन से मना कर रहे हैं, पिछले 2 दिन से बाजार ने कुछ ज़्यादा गेन भी नहीं किया, वही 26,000 का वही 26,000 है, प्लस ऊपर नीचे करके आपको फील करवा रहा, देखो मैं चल रहा हूँ। एग्जैक्टली मार्केट चल नहीं रहा है। ठीक है, ये एफआईज की और डीआईज की पूरी की पूरी पड़ताल होगी, और रोल ओवर जो कि 65% पर है निफ्टी के, देखते हैं कि आज वो कितना बढ़ जाता है। लेकिन अब निफ्टी की रणनीति जरा समझते हैं, क्योंकि आज एक्सपायरी भी है। डिम्पी, हमने परसों देखा था कि 26,000 का स्तर हासिल करके निफ्टी आखिरी के आधे घंटे में फिसला था, और कल उसके उलट चाल रही है। कल आधे घंटे में स्टीम दिखाया और 26,000 के ऊपर हमने क्लोजिंग दिखी है। क्या जो सपोर्ट लेवल हैं निफ्टी के वो शिफ्ट होकर 25,900 पर एक मजबूत वाला सपोर्ट आ गया है, और क्या 26,000 के स्तर पर बुल्स और बेयर्स के बीच में रसाकशी होगी, या फिर अब इस स्तर को कंफर्टेबली पार कर लेगा निफ्टी?
देखिए, आपने 2-3 वर्ड का इस्तेमाल किया, वो इसी में आंसर छुपा है। आपने कहा कि एक दिन तो पहले गिरा, कल वो चला, यानी कि कुल मिला के 26,000 के नीचे इर्द गिर्द ही हम क्लोज हो रहे हैं। दूसरा, आपने एक वर्ड और इस्तेमाल किया कि 26,000 के आसपास रस्साकशी हो रही है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये आंकड़े बोल रहे हैं, ये मेरा एनालिसिस नहीं है। ये आप स्क्रीन पे खुद देख लीजिए पिछले 3 दिन का। चलो 3 दिन भी हटा दो, आप सोम मंगल बुध, सोम को भी हटा दो, मंगल बुध, ठीक है, और आज बृहस्पतिवार को आप ट्रेड कर रहे हो। आप पिछले 2-3 दिन से देख लो 26,000 के प्लस कितना हो और माइनस कितना हो। तो ये बात तो सच है कि 26,000 के आसपास आके मार्केट के अंदर बहुत सारी चीज़ें, जो अच्छी चीज़ें हैं वो डिस्काउंट होगी। बोले अच्छी चीज़ें क्या होती हैं जी? अच्छी चीज़ें का मतलब सेक्टोरल चर्निंग, वो आप जम कर देख पा रहे हो। मेटल्स के अंदर हुई, बैंक्स के अंदर हुई, IT के अंदर हुई, फार्मा के अंदर हुई, FMCG के अंदर हुई। ये अगर आपको याद नहीं है तो सिर्फ 15 दिन का डाटा उठाइए, आपको 15 दिन में 5 बड़े सेक्टर्स की चर्निंग आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगी। इस 15 दिन में ग्लोबल मार्केट्स नहीं टूटे, इस 15 दिन में लिक्विडिटी क्रंच के कोई प्रॉब्लम मार्केट के अंदर, सिस्टम के अंदर आपको नहीं दिखी है। और इस 15 दिन में FIs की होल्डिंग में कभी भी आपको कटौती नहीं दिखेगी, बढ़ोतरी दिखेगी, भले वो स्टैंड स्टिल रहे हो या 2-2 पॉइंट से बढ़ाए हो। तो कहने का मेरे मतलब है कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डिस्काउंट भी हो गई हैं। साथ साथ ही लेवल्स की बात तो है ही है, इसके पीछे जो चीज़ें फोर्स कर रही होती हैं उसको भी चेक कर लो कि वो कहाँ तक डिस्काउंटेड है। मेरा मानना है कि काफ़ी हद तक वो चीज़ें डिस्काउंटेड हुई हैं सिस्टम के अंदर इस समय। दूसरा पॉइंट, अब कल जब हमने निफ्टी को, बैंक निफ्टी को एक्सपायर होते हुए देखा और निफ्टी की क्लोजिंग 26,000 के ऊपर देखी, इंडिया विक्स कल 13 के नीचे बंद हुआ है। एक बार आप चेक करवाइएगा, आप स्क्रीन पर दिखा देना, 1274, कल 5% टूट के इंडिया विक्स नीचे जाके बंद हुआ है। एक और चीज़ बता देता हूँ, आपने अगर कल मार्केट के इंडाइसिस को बढ़त के साथ देखा होगा, लेकिन कल मार्केट के अंदर जो एडवांस डिक्लाइन की रेशो थी वो खराब थी, F&O के अंदर भी खराब थी। कल लॉन्ग होने वाले शेयर 27 थे और शॉर्ट होने वाले शेयर जस्ट 48 थे। अगर आप एडवांस डिक्लाइन कल का रेशियो चेक करेंगे तो, या देख लीजिए डिक्लाइन से 106 लिखा है, लेकिन फिर भी कल आप हरे निशान में और डेज हाई पे जाके बंद हुए हैं। इसका मतलब कल कुछ पार्टिसिपेशन नहीं हुआ। वो पार्टिसिपेशन किसका नहीं था? एक बार जरा मिड कैप इंडेक्स दिखाना, आप निफ्टी और बैंक निफ्टी को छोड़ दो, मिड कैप इंडेक्स दिखाओ। मिड कैप इंडेक्स कल ऑलमोस्ट डेज लो के आसपास जाके बंद हुआ है, इसमें किसी तरह का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। कहने का बात सिर्फ सारी यही है, ये आप देखिए मिड कैप इंडेक्स ऑलमोस्ट डेज लो जाके बंद हुआ है। तो बहुत बारीक बारीक फाइन ट्यून करके आपको सारी चीज़ें इस समय देखनी पड़ेंगी कि कहाँ पे मैं फंसा हूँ और कहाँ से मेरे को क्या काम करना है। मोटा मोटी बात यही है कि 25,800 आपका सपोर्ट है। अगला आप सीरीज में जा रहे हो, लेके जाओ 25,800 को, सपोर्ट को 26,200 तक ही जाएगा मार्केट। फिलहाल फ्रीक्वेंसी ये बता रही है, डाटा ये बता रहा है। इससे ऊपर जाते समय थोड़ी सी तकलीफ होगी मार्केट को, क्योंकि जिसके बिना पर हम चल रहे हैं वो सारी चीज़ें अपना अपना टॉप कर रही हैं। तो जब वो सारी चीज़ें अपना अपना टॉप कर रही हैं तो फिर आपको फील गुड कौन करवाएगा? तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट, जब हल्की सीरीज ट्रांसफर हो रही है, ज़्यादातर कटान इसी सीरीज में हुई है, लो रोल ओवर्स मिल रहे हैं, इसका मतलब लोग अगली सीरीज में चेक करेंगे डाटा को, फिर आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। आपको भी यही पॉइंट ध्यान में रखना है अगली सीरीज के हिसाब से। आज मैं थोड़ा समय ज़्यादा ले रहा हूँ क्योंकि रोल ओवर और एक्सपायरी का मैटर है, इसलिए थोड़ा शॉर्ट वॉट करना नहीं है आपको। आपको लग रहा है बाजार के अंदर फटीक है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। बाजार के अंदर ठहराव है, फटीक नहीं है, थकावट नहीं है। ठहराव और थकावट में फ़र्क है। बाजार रुका है, थका नहीं है। तो थके की डेफिनेशन जब बनेगी जब कुछ डाटा खराब होंगे। फिलहाल रुका है मार्केट, जिसलिए मैंने आपके सामने रेंज क्लियर कर दी, 25,800 सपोर्ट, और एक और सपोर्ट भी देता हूं 25,500 का। ये सीरीज टू सीरीज वालों का सपोर्ट है, जिनको एक सीरीज से अगली सीरीज तक में पूरा रखना है, जिनको बीच में नहीं काटना, ये उनके लिए सपोर्ट एरिया है। और टारगेट इन बोथ द केसेस 26,200, 26,300, इससे ऊपर कुछ नहीं है अभी। ठीक है, ये तो बात हुई निफ्टी 50 की, पर डिम्पी एक बार निफ्टी बैंक पे भी बताइए कि यहाँ पे किस तरीके के रोल ओवर्स डेटा बिल्डअप हो रहे हैं। 54,000 के ऊपर कल तो सस्टेन किया, पर क्या अगली सीरीज के लिए भी यहाँ से और भी तेजी या मोमेंटम बन सकता है? कितना अहम है ये पर्टिकुलर लेवल? देखिए, निफ्टी बैंक का आज फर्स्ट डे है अक्टूबर सीरीज़ का। उसने कल अपनी कटान कर दी, यानी कि एक्सपायर कर दिया अपने आप को, और आज नई सीरीज़ शुरू करेगा। कल बैंक निफ्टी अच्छा बंद हुआ है, 54,000 के ऊपर बंद हुआ है। बैक टू बैक सेकंड डे है जब 54,000 के ऊपर बंद हो रहे हैं। ये तो पहला सूचक है कि आप स्ट्रॉन्ग हैंड्स में हैं। नहीं तो एक्सपायरी का प्रेशर इतना होता है कि आप 500 पॉइंट 800 पॉइंट तो देखेगा भी नहीं, वो देखेगा भी नहीं।
आप सिस्टम पे सोचते रह जाओगे, पता भी नहीं चलेगा वो गए कहाँ पॉइंट्स। तो 54,000 का इंडेक्स है ये, 1% भी इसमें 550 पॉइंट बन जाते हैं, सिर्फ 1% का स्विंग भी अगर मैं कैलकुलेट करवा दूँ तो। खैर एनी हाउ, अब इस पे नहीं आते, अब दूसरे पॉइंट्स पे आ जाते हैं। 25% का OI एडिशन कल अक्टूबर सीरीज के अंदर ट्रांसफर होकर आया, आज फर्स्ट डे ट्रेड भी करने को मिलेगा आपको। लॉन्ग पोजीशंस कुछ बनी है, 1,20,000 का कॉन्ट्रैक्ट है, ये 1,50,000 होने चाहिए थे, 30,000 कॉन्ट्रैक्ट्स कम है थोड़े बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी लाइट है इसलिए बैंक निफ्टी में स्टीम ज़्यादा है। एक और पॉइंट मैं बैंक निफ्टी के अंदर जोड़ देता हूँ, वो है PCR पुट कॉल रेशियो, वो 1 से नीचे खिसक गया, वो है 0.94 का। बैंक निफ्टी जो थोड़ा ओवर हीटेड हो रहा था उसने कल अपने आप को कूल किया अगली सीरीज के साथ ही, यानी कि जो माल कटाना था यहीं कटा दिया, अगली सीरीज में छठे हुए लॉन्ग्स को लेके गया और सीरीज को कूल किया, यानी कि जगह और बना दी है चलने की। तो इसलिए बैंक निफ्टी को गलती से भी शॉर्ट नहीं करना, बैंक निफ्टी में भी काफ़ी स्पार्क बाकी है, हो सकता है 1000 पॉइंट अभी और चल जाए। मैं ये मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये 1000 पॉइंट और चल सकता है बैंक निफ्टी अभी भी, लेकिन ये थोड़ा डिप की वेट कर रहा है ताकि इसको पार्टिसिपेशन मिल जाए। ये पार्टिसिपेशन इसको अच्छा मिला तो ये दौड़ के फिर से ऊपर आ सकता है। बट फिलहाल के लिए आप इसमें 54,200, 54,500 दो टारगेट आप मान के चलो, और 53,800, 53,500 दो सपोर्ट एरिया भी मान के चलो। फिलहाल ये रेंज रहेगी। कुल मिला के सीरीज थोड़ी सी लाइट है, यही पॉइंट मेरे को बस आपको नोटिस कराना, और कुछ भी नहीं है। अब शॉर्ट वॉट आपको करना नहीं है। 5 शेयर F&O बैन के अंदर है, आज सीरीज की एक्सपायरी है फिर भी बैन के अंदर है। ABFRL, हिंद कॉपर, ग्रेनुलस इंडिया, आइडिया और IEX ये F&O बैन के अंदर है। बस कुल मिला के यही सारी बात है। रिटेल के पास थोड़ा सा माल कम है इसलिए रिटेल अभी पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा। इस तेज़ी में रिटेल ने बहुत पैसे नहीं कमाए, मैं आपको बहुत क्लियर कर देता हूँ डाटा के बेसिस पर। मैंने एक एक का जाके खाता चेक नहीं किया, बट मैं इतना बता सकता हूँ कि 25,500, 800 के ऊपर रिटेल का पार्टिसिपेशन कुछ नहीं था। ये इंस्टीट्यूशनल लेड रैली है जिसके बेसिस पर आप चल रहे हैं। किरण जानी, अवनी भट्ट, दो मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं कार्यक्रम में, आपको गाइड करेंगे आज अगले आधा पौना घंटा, और निफ्टी, बैंक निफ्टी के अलावा अलग अलग स्टॉक्स, अलग अलग खबरों पे भी अपनी वो राय टेक्निकली चार्ट के जरिए आपको क्लियर करेंगे। किरण बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अवनी बहुत शुक्रिया आपका भी आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। पहले ज़रा निफ्टी और बैंक निफ्टी का आउटलुक ज़रा जल्दी से बता दीजिएगा, और आप बारिश वारिश में फंसे तो नहीं है? आप घर से है ना, आपका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है कि आप ऑफिस में हो GM के? ये ऑफिस में है। ओ, पहुंच गए आप टाइम पे? जी बिल्कुल। ठीक है, बताइए मैम, निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में प्लीज। सो जैसे आपने बताया कि मार्केट काफी ओवरबॉट तो है लेकिन स्टीम अभी भी बाकी है। और पहले बैंक निफ्टी की बात करेंगे क्योंकि उसके रोल ओवर्स हो चुके हैं, मंथली एक्सपायरी हो चुकी है। तो रोल ओवर्स जो है वो 3 महीने की एवरेज से कम हुए हैं। तो मेरे हिसाब से पोजीशंस काफी लाइट है, यहाँ से थोड़ा सा स्टीम और है। अब शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से मेरे हिसाब से जो 54,250 का स्विंग हाई लगाया था वो अगर क्रॉस करता है तो हमें एक तरफा रैली दिख सकती है ऊपर 54,600 से लेके 54,800 तक की। और ओवरऑल जो है इस रैली में हमें करना क्या है, तो हमें प्रॉफिट बुक करना है क्योंकि ये जो बिकवाली है कभी भी आ सकती है। मार्केट्स काफी ओवरबॉट है, तो इस रैली में पार्टिसिपेट करना है इंट्राडे बेसिस से या एक आध 2 दिन के कैरी फॉरवर्ड बेसिस पे 54,600 से 54,800 के रेंज के लिए। बट अगर वहां पे आ जाती है जब बैंक निफ्टी, तो वहां पे हमें प्रॉफिट बुक कर लेना है और ज्यादा हमें रुकना नहीं है उस पोजीशंस में। और निफ्टी की बात करें तो आज एक्सपायरी है, कल 26,000 के ऊपर क्लोज तो दिया है। ऊपर की तरफ जो अगला ठहराव रहेगा वो रहेगा 26,200 का, और नीचे सपोर्ट बेस है वो 25,850 पे बन चुका है। तो अगर आज निफ्टी में भी अगर स्विंग हाई क्रॉस करता है तो हमें 26,200 तक की एक रैली दिख सकती है, शॉर्ट कवरिंग रैली दिख सकती है। बट हमें निफ्टी में भी वहां पे प्रॉफिट बुक कर लेना है, ज्यादा पोजीशंस कैरी नहीं करनी है, पोजीशंस हल्की रखनी है। ठीक है, तो आपने भी कहा कि निफ्टी के अंदर ज़्यादा बड़ी पोजीशन नहीं है, 26,200 तक का आपकी फ्रीक्वेंसी काउंट कर रही है इसको। 25,800, 8,850 वाला रेंज जो हमने आपको सपोर्ट बताया एग्जैक्टली अपनी वही कह रही हैं। और उन्होंने भी यही कहा कि बैंक निफ्टी के अंदर अभी थोड़ा स्टीम बाकी है, बट ये सारी चीज़ें एग्जिट करने के लिए आ रही हैं, ये एंट्री करने के लिए नहीं आ रही हैं। इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा जो लोग एंट्री करने हैं। हमने तो आपको कल परसों से ही रोक दिया कि एंट्री ना करना, डिप मिले तो ही करना, नहीं तो
ज़्यादा बहुत जोखिम है इस समय मार्केट के अंदर अगर आप अभी उतर के आ रहे हैं तो। किरण सर नमस्ते, ज़रा बताइए आपके स्टॉक्स कौन से सर आज के? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो एक जो स्टॉक्स है वो हम पूरी अगस्त सीरीज के लिए जो देना चाहते हैं वो रीटेस्टिंग के लिए अवेलेबल है। वो है एसबीआई कार्ड। एसबीआई कार्ड आपने ही डिस्कस किया था 740 के आसपास, उसके बाद एक अच्छी रैली हमने देखी ऊपर में कहीं ना कहीं 810 820 का एक रेजिस्टेंस फेस करके कल हमने देखा कि 770 जो उसका प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसको रीटेस्ट किया है। अगर इंटरडे चार्ट्स के ऊपर देखोगे तो वहां पे रिवर्सल पैटर्न है और जिस तरह से आज मंथली रोल ओवर भी हो रहा है कहीं ना कहीं देयर आर वेरी गुड चांसेस कि आने वाले समय में यानी कि अक्टूबर की पूरी सीरीज के अंदर हम बात करें एफ&ओ के अंदर तो ये हमारा एक प्रिफर्ड पिक है। तो करंट मार्केट प्राइस से आप लॉन्ग कर सकते हो, थोड़ा लंबा नजरिया रखना 20 से 25 दिन का जैसे हम ये सीरीज के लिए कॉल दे रहे हैं। सो 830 के टारगेट के लिए हम लॉन्ग करके जाएंगे एंड 740 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो काफी अच्छा एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे एसबीआई कार्ड में बन रहा है। तो डेफिनेटली ये फ्यूचर्स के अंदर ऑप्शंस के अंदर भी आप स्ट्रेटेजी बना के इसमें प्ले आउट कर सकते हैं। दूसरा जो एक स्टॉक्स है वो केमिकल सेक्टर से है। आप केमिकल के अंदर देखोगे तो पिछले एक वीक में एक काफी अच्छा हमने नीचे के लेवल से बाइंग देखी है। आप एचईजी देखिए, ग्रेफाइट देखिए, इनफैक्ट आप एसआरएफ देखिए, टाटा केमिकल देखिए, तो ये सभी स्टॉक्स में अच्छी खासी एक रैली देखने को मिली है। तो उसमें से ही हमें रेन इंडस्ट्री काफी अच्छा लग रहा है। रेन इंडस्ट्री ऑलरेडी 175 177 क्रॉस नहीं कर रहा था, इस बार ही उसने क्रॉस करके 190 तक की एक रेंज तो ब्रेकआउट दी है, लेकिन कहीं ना कहीं वापस वो अपने रीटेस्टिंग लेवल के आसपास अवेलेबल है। तो रेन इंडस्ट्री एक बार आप लॉन्ग करके जा सकते हो। 177 के आसपास की क्लोजिंग है, एक दो दिन में ऊपर में 185 186 तक के टारगेट आप देख सकते हो एंड 172 एज अ स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है। तो दोनों स्टॉक रीटेस्टिंग वाले हमारे, एक एसबीआई कार्ड और दूसरा एक ट्रेड इंडस्ट्री। ये दो शेयर हो गए आपके लिए किरण जी की तरफ से, दोनों के दोनों खरीदारी वाले सौदे हैं और एसबीआई कार्ड के लिए टारगेट होगा 830 का। और ये देखिए एसबीआई कार्ड जो है ना ये फेस्टिव सीजन से भी जुड़ा हुआ शेयर है ये, क्योंकि अभी फेस्टिवल सीजन चलेंगे, नवरात्र, उसके बाद दशहरा, दिवाली, तमाम फेस्टिवल आएंगे, तो वहाँ पर बाइंग का मोमेंटम भी आया। तो फंडामेंटली भी चाहे तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। इस पर व्यू भी आगे हम ले लेंगे, लेकिन जी एसबीआई कार्ड्स के अंदर अमेजोन पे सेल लगी है, शुरू हुई है ना, तो उस पे एसबीआई कार्ड्स के साथ एक एक्सक्लूसिव टाई अप है उनका कि आपको उसमें एट प्रेजेंट इंस्टेंट डिस्काउंट जो है वो शायद 5 है तो 10% में से कुछ एक है, तो वो सिर्फ एक्सक्लूसिवली एसबीआई कार्ड्स पर है। अब आप ये सोचिए कि अमेज़ॉन की जितने सेल्स के नंबर आएंगे, अगर उसमें कार्ड कहीं भी ट्रैकिंग सिस्टम में आ रहा है यानी कि ट्रांजेक्शन्स कर रहा है, तो आपको कहीं और ज़्यादा जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप में अमेज़ॉन की सेल्स ही इसकी एक क्वार्टर के सेल्स को काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकती है। सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल है जो मैंने एसबीआई कार्ड पे आपके सामने रखा। करेक्ट, बिल्कुल, ये आप ध्यान में रखिएगा। आगे भी इसको हम चेक कर लेंगे कि फंडामेंटली कैसी लग रही है ये कंपनी। लेकिन अमरीश जी आपके शेयर्स कौन से हैं बताइए मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। तो आज दो स्टॉक्स रहेंगे, एक रिवर्सल कैंडिडेट है और एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन वाला कैंडिडेट है। तो पहला रहेगा कोल इंडिया। तो कोल इंडिया में वीकली चार्ट्स पे पिछले 2 हफ्तों से जो डोजी कैंडल्स बनाने के बाद में स्टॉक ने पिछले हफ्ते एक अच्छी रिवर्सल की शुरुआत की है। आरएसआई पे पॉजिटिव क्रॉसओवर हो चुका है ऑलरेडी और स्टॉक अपने 20 और 50 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन भी कर रहा है। फ्यूचर्स में भी हमने 8.5% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखा है कल, और जो रोल ओवर्स है वो सिर्फ 60% तक ही हुए हैं। अगर हम पिछले महीने का प्राइस मूवमेंट देखें तो काफी नेगेटिविटी थी, काफी शॉर्ट्स बिल्टअप हुए थे, और कम रोल ओवर का मतलब है कि ये शॉर्ट्स जो है वो आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए ये अक्टूबर सीरीज के लिए एक परफेक्ट रिवर्सल कैंडिडेट बनता है। तो कोल इंडिया में हम खरीदारी करेंगे ऊपर 2110 और 2170, ये इसके दो अहम लक्ष्य रहेंगे, और नीचे 1990 का हमें स्टॉप लॉस लगाना है। दूसरा स्टॉक रहेगा मुथूट फाइनेंस। तो मुथूट फाइनेंस में पिछले 3 दिनों का लो जो है वो एक ही लेवल पे है 1986, जो कि 20 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। तो एक ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन हमें नजर आ रहा है इसमें। इसमें भी फ्यूचर्स में 3.5% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है। तो टेक्निकल एंड डेरिवेटिव पैरामीटर्स जो है वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन के संकेत दे रहा है। तो इसमें हम खरीदारी करेंगे। मुथूट फाइनेंस में 2110 और 2170 का टारगेट रहेगा और 1990 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, मुथूट फाइनेंस आप देख रहे हैं कि गोल्ड के भाव लगातार रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। 6 दिनों की लगातार तेजी, $2680 का भाव है, तो मुथूट चल रहा है। हालांकि अगर हम इस स्पेस में देखेंगे ना तो गोल्ड फाइनेंसिंग में डाइवर्जन है, मुथूट चल रहा है, मणप्पुरम नहीं चल रहा है।
ये एक दिक्कत की बात जरूर है। लेकिन आप मुथूट पर नजर रखिए, 2110 का टारगेट होगा आपके लिए पहला, और 1990 के स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा जो शेयर है कोल इंडिया, वहां पर हम देख रहे हैं कि ये लगातार 3-4 दिन से अच्छा मोमेंटम बना है और 500 रुपए के ऊपर आकर अभी शेयर कारोबार कर रहा है। आपके लिए और बड़े टारगेट्स बनेंगे और अवरेज जी की राय है कि आप इसको 535 और 540 के लक्ष्य के लिए खरीदें, 494 रुपए पर स्टॉप लॉस रखिए, यानी कि करीब करीब 10 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस आप लगा के चलिए। चलिए कुछ खबरों वाले शेयरों की बातचीत करेंगे, हमारे सहयोगी शरद दुबे भी तैयार है। लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर आ रही है पीबी फिनटेक को लेकर। सूत्रों के मुताबिक कंपनी हेल्थ केयर से जुड़े कारोबार में एंट्री कर सकती है। क्या खबर है, क्या करने वाली है कंपनी, कितना कंपनी को अपना कारोबार स्केल करने में इसे मदद मिलेगी, ये तमाम जानकारी लेकर हमारे सहयोगी अनुराग शाह जुड़ गए हैं। अनुराग बताइए, निश्चित तौर पर एक बड़ा कदम होगा, क्या जानकारी है आपके पास? पीबी फिनटेक हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर कारोबार में उतरने की तैयारी कर रहा है और हमारे सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी का जो प्लान है वो हॉस्पिटल केयर मैनेजमेंट सर्विस वर्टिकल शुरू करने का है, जिससे इंश्योरेंस के जो पॉलिसी होल्डर्स है उनको अतिरिक्त सेवाएं दी जा सके। जिस तरह से पीबी फिनटेक की एक कंपनी है पॉलिसी बाजार, जो अलग अलग इंश्योरेंस कंपनियों के प्रोडक्ट अपने प्लेटफॉर्म पर बेचती है और उसके पास बड़ी संख्या में इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स है, तो उनको अतिरिक्त सर्विसेज दी जा सके, जिसमें शामिल होगा कि अगर किसी पॉलिसी होल्डर को हॉस्पिटल के अंदर एडमिशन लेना है, क्लेम की प्रक्रिया को पूरा करना है, ये तमाम जो सर्विस है वो अपने पॉलिसी होल्डर्स को नए वर्टिकल के जरिए पीबी फिनटेक देगा। जो ईटी नाउ के स्वदेश के द्वारा जो मेल भेजा गया था कंपनी को, उसमें कंपनी ने बताया है कि अगर क्लेम का एक्सपीरियंस बेहतर होगा ग्राहकों के लिए, क्लेम का एक्सपीरियंस फास्ट होगा, तो हेल्थ इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बढ़ेगा, क्योंकि ग्राहकों को एक्सपीरियंस अच्छा होगा। इसके अलावा जो उनके हित है वो इंश्योरेंस कंपनी और हॉस्पिटल के साथ अलाइन भी होने चाहिए, जिससे ओवरऑल इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बढ़ाया जा सके। ये कंपनी के द्वारा जवाब दिया गया। इसके अलावा कुछ इंश्योरेंस एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि जिस तरह से अगले साल से एक नया प्लेटफॉर्म, बीमा सुगम प्लेटफॉर्म, जो कि ऑनलाइन मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म होगा, वो शुरू हो जाएगा, वो तगड़ा कंपटीशन देगा पॉलिसी बाजार को। तो उससे पहले ही कंपनी अपनी नई स्ट्रेटजी बना रही है और अपने जो ग्राहक है उनको वैल्यू एडेड सर्विसेज देने की तैयारी कर रही है आने वाले दिनों के अंदर। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग ये पूरी एक्सक्लूसिव जानकारी के लिए। तो पीबी फिनटेक, जहां पे आप इसको देखते हैं इंश्योरेंस कारोबार में, अब वो हेल्थ केयर सेगमेंट में उतरेगी और तमाम अभी जो ऑप्शंस हैं उनको भी कंपनी एक्सप्लोर कर रही है। कुछ एक ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट भी आई है जहां पे उनका कहना है कि ये एक पॉजिटिव ट्रिगर साबित हो सकता है पीबी फिनटेक के लिए और लॉन्ग टर्म में भी कंपनी के फाइनेंशियल्स को भी बेनिफिट करेगा। एक बार अवनी आपसे समझना चाहेंगे कि टेक्निकली आप कैसे देख रही हैं पीबी फिनटेक को, क्योंकि पिछले 2 दिनों से थोड़ी गिरावट ज़रूर हावी हुई है, पर कौन से लेवल्स पे जो है ध्यान रखना चाहिए और क्या यहाँ पे कोई ट्रेड भी बनता है? जी, मेरे हिसाब से ये 1665 का लेवल एक ध्यान में रखना चाहिए। वो अपने 100 दिन का मूविंग एवरेज है और एक वीकली सपोर्ट भी बनता है वहां पे। तो 1665 के लेवल पे अगर आता है तो रिस्क रिवॉर्ड के तौर पे एक छोटा सा ट्रेड हम वहां पे ले सकते हैं लॉन्ग साइड पे, और इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा नीचे 1620 का, और रिवर्सल वहां से पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो पीबी फिनटेक थोड़ा सा जो है गिरावट में यहाँ पे खरीदारी के आप मौके ढूंढे, ये राय आती हुई टेक्निकल फ्रंट पे। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और वक्त तो चला है आपको बताने का कि खबरों के लिहाज से कौन से काउंटर्स फोकस में रहेंगे और साथ ही साथ ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट कहाँ पे आई हैं। हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खबरों वाले शेयर्स बताएंगे शरद दुबे, और साथ ही अगर हम बात करें ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की तो वरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वेरी गुड मॉर्निंग बोथ ऑफ यू। और शरद, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, बताइए खबरों वाले शेयर्स कहाँ पे हैं? जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग सृष्टि और वरुण। सबसे पहले बात करें तो आज ब्लॉक डील होने वाली है। सोर्सेज से पता चल रहा है कि जो 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस है, यहाँ पे पी इन्वेस्टर्स सेक्वाया, पीक 15, पीक और टीपीजी एशिया जैसे बड़े पी इन्वेस्टर्स आज क्लीन आउट ट्रेड ले सकते हैं, यानी कि लगभग 19% का स्टेक का बिकवाली हो सकता है, जिसका जो वैल्यू है 4320 करोड़ के ऑलमोस्ट आ रहा है। फ्लो प्राइस जो है 5% डिस्काउंट पे है। वही हम बात करें केपीआर मिल्स की, तो यहाँ पे एसबीआई म्यूचुअल फंड ने अपनी स्टेक बढ़ा दी है 7.7% तक। कल के जो ब्लॉक डील डेटा हमने देखे, वहाँ पे ऑलमोस्ट 2.85% स्टेक की एक्विजिशन की, जिसका वैल्यू 900 करोड़ रुपए आता है।
टाटा कंज्यूमर भी फोकस में रहने वाला है। यहाँ पे जो है सोर्सेज बता रहे 18 हाउस स्वदेश को कि जो टाटा सॉल्ट के उनके प्रोडक्ट है वहाँ पे प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, 2 रुपये से बढ़ के अब 30 रुपये प्रति केजी हो जाएंगे और ये प्राइस लागू नेक्स्ट वीक से रहेगा। अगस्त 2022 में देखे तो लास्ट टाइम ये प्राइस हाइक हुआ था जहाँ पे 3 रुपये बढ़े थे, 25 रुपये से 28 रुपये प्रति केजी। इसके अलावा जो है बहुत सारे फार्मा स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। सेंटिमेंटली नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आ रहा है, स्पेशली अल्केम लैब्स, सन फार्मा, ग्लेन फार्मा के लिए। यहाँ पे सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो CDSO बोलते हैं, वहाँ पे उन्होंने फ्लैग ऑफ किया है 15 दवा के सैंपल को जहाँ पे ख़राब क्वालिटी पाया गया है। IDFC फर्स्ट बैंक भी फोकस में रहने वाला है। यहाँ पे NCLT ने अप्रूवल दे दिया है मर्जर का IDFC और IDFC फर्स्ट बैंक के साथ। पहले ही शेयर होल्डर्स और RBI की अप्रूवल आ चुकी थी, तो ये आप कह सकते हैं ये फाइनल अप्रूवल है इनके ओवरऑल मर्जर का। और याद करवा देता हूँ कि जो रिवर्स मर्जर प्लान था उसमें IDFC शेयर होल्डर्स को 155 शेयर्स मिलेंगे IDFC फर्स्ट बैंक के, अगर आप 100 शेयर्स होल्ड करते हैं बैंक में। आखिर में वेदांता भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे कंपनी 8 अक्टूबर को जो है विचार करने वाली है कि अपनी चौथी इंटरिम डिविडेंड के जो है वो ऐलान करें, तो इस पे जो है ज़रूर आप फोकस रखिएगा। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया शरद ये पूरी लिस्ट सामने रखने के लिए। तो चलिए हमने जाने खबरों वाले शेयर्स शरद से, पर अब दूसरे दुबे जी के पास चलते हैं। वरुण दुबे हमारे साथ हैं बताने के लिए कि ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट कहाँ पे आई है। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग सृष्टि एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो शुरुआत करूंगा मैं ट्रेंड के साथ, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट यहाँ पे आई है। सिटी की रिपोर्ट है जहाँ पे इन्होंने कवरेज की शुरुआत की है, खरीदारी की सलाह दे रहे हैं और 9250 के प्राइस टारगेट दे रहे हैं। देखिए कल के क्लोजिंग से अगर आप देखेंगे तो करीब 21% के आसपास का अपसाइड है और मैं इसे एब्सोल्यूट टर्म में कहूँ तो करीब 1640 रुपये के आसपास का अपसाइड जो है वो यहाँ पे ये ट्रेंड पे देख रहे हैं। और उससे भी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अब तक का सबसे बड़ा टारगेट किसी ने अगर ट्रेंड पे दिया है तो वो सिटी की इस रिपोर्ट ने दिया है। इनका कहना है कि काफ़ी सारे ग्रोथ लीवर्स है जो कि इस कंपनी को एड करते हैं और खासकर जिस तरह से इस कंपनी ने वेस्ट साइड के बाद अब नए नए स्टोर के फॉर्मेट्स जोड़ रहे हैं, ये जैसे कि जूडियो को जोड़ रहे हैं, उसके चलते इस कंपनी को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। और स्टार जो इनका ब्रांड है उसको भी ये टर्न अराउंड कर रहे हैं और काफ़ी सारे और पायलट प्रोजेक्ट जो इस कंपनी ने लॉन्च किए हैं उसको भी ये टर्न अराउंड कर रहे हैं। FY24 से 27 तक रेवेन्यू, एबिटा, पैट में करीब 41 से 56% के आसपास की साल दर साल आपको ग्रोथ देखने मिल सकती है। इंडिया में तो इनका ये बेस्ट पिक है, लेकिन साथ ही साथ पैन एशिया में इनका हाई कन्विक्शन फोकस लिस्ट में जो है ये स्टॉक शामिल है, तो इस पर आप नज़र रखिएगा। अब बात करते हैं हीरो मोटो पर। तो UBS की रिपोर्ट है, मेंटेन कर रहे हैं सेल का कॉल 3350 के लेवल के साथ। इनका कहना है कि जो इनिशियल फेस्टिव सेल्स के ओवरऑल आंकड़े आए हैं वो ज़्यादा एंकरेजिंग है नहीं, वहाँ पे कोई अच्छा ट्रेंड देखने नहीं मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये कंपनी लगातार मार्केट शेयर लूज़ करते जा रही है। नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद भी सितंबर में अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी का मार्केट शेयर जो है 24% के नीचे पहुंच चुका है। HDFC बैंक की बात करें तो मैक्वेरी ने आउट परफॉर्मर का कॉल दिया है, 1900 रुपये के प्राइस टारगेट है। इनका कहना है कि Q2 में जो लोन ग्रोथ है वो 10% के नीचे रह सकती है और हालांकि एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले 3 साल में जो EPS CAGR है करीब 16% के आसपास बढ़ सकता है। PB फिनटेक की आपने जिक्र किया था थोड़ी देर पहले, यहाँ पे बर्नस्टीन की रिपोर्ट है। इनका कहना है कि जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन ये हॉस्पिटल के साथ कर रहे हैं उसका फ़ायदा खासकर पेशेंट एक्सपीरियंस पे होगा। साथ ही साथ PB फिनटेक जो है इसके बाद एक प्रीफर्ड हेल्थ इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो बन जाता है। ये एक अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं ये ओवरऑल एक्सपांशन जो है इस कंपनी के स्टॉक के ऊपर थोड़ा बहुत दबाव डाल रहा है, ये बर्नस्टीन भी मान रहा है। अब यहाँ पे कुछ चैनल चेक्स किए गए हैं। M&M फाइनेंस पे सिटी ने किया है जहाँ पे न्यूट्रल की सलाह दे रहे हैं, 310 के प्राइस टारगेट। इन्होंने चैनल चेक्स किया जहाँ पे इनका कहना है कि CV और PV में फर्स्ट हाफ में डिमांड थोड़ी कमज़ोर थी, सेकेंड हाफ में थोड़ी बहुत बढ़ सकती है। साथ ही साथ कुछ प्लेयर्स है जो कि काफ़ी एग्रेसिव जा रहे हैं ओवरऑल लोन फाइनेंसिंग में, तो इसके चलते आप नज़र रखिएगा। वही NBFCs पे जेफरीज की रिपोर्ट जहाँ पे इन्होंने श्रीराम फाइनेंस, M&M फाइनेंस, आवास और मन्नापुरम के ब्रांचेस में विजिट किया है। इनका कहना है कि जो ओवरऑल डिमांड सिनेरियो है वो ठीक ठाक है और एसेट क्वालिटी भी स्टेबल है। श्रीराम फाइनेंस में इन्होंने देखा कि ओवरऑल जो ट्रक ऑपरेटर्स है वहाँ पे कैश फ्लोस अच्छे हैं। M&M फाइनेंस में इनने देखा कि M&M जो लॉन्चेस कर रहा है उसका फ़ायदा मिल रहा है। आवास फाइनेंस में टर्न अराउंड टाइम बेटर है। मन्नापुरम में IFL का जो बैन लगा था उसके बाद फुटफॉल्स बढ़े हैं। पेंट पे चैनल चेक किया है मॉर्गन स्टैनली ने। बेसिकली इनका कहना है कि ओवरऑल Q2 में अगर आप देखेंगे तो डिमांड जो है थोड़ी बहुत स्लो रही है, ज़्यादा दिखी नहीं है बढ़ोतरी वहाँ पे, और कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी जो है वो बढ़ी है। नो डाउट प्राइस हाइक्स हुए हैं 2 से 2.5% के आसपास जुलाई और अगस्त में प्राइस हाइक देखने मिले हैं। तो ये भी एक चैनल चेक है पेंट इंडस्ट्री पे जो मॉर्गन स्टैनली ने किया है।
ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया वरुण, ये पूरी लिस्ट सामने रखने के लिए। तो ढेर सारे स्टॉक्स हैं, ढेर सारे सेक्टर्स हैं जो कि ब्रोकरेजेस के रेडार पे हैं, उन सभी पे चर्चा ज़रूर करेंगे। आपको बताएंगे कि ऐसी रिपोर्ट्स पे ट्रेड कैसे करें, साथ ही क्या होनी चाहिए आपकी रणनीति। हमारे एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पे हमारे साथ गाइड करने के लिए, पर फिलहाल बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बार उनसे भी एक टेक ले लेते हैं। मयूरेश भाई, अब मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, चर्निंग अपने दम पर बहुत अच्छे से दिख रही है। आप कहाँ पे बुलिश, कहाँ पे बेरिश हैं, पहले जरा ये स्टांस क्लियर कीजिए, फिर अलग अलग खबरों पे भी आता हूँ मैं आपके पास। मॉर्निंग डिम्पी, मॉर्निंग सृष्टि, मॉर्निंग अभिषेक। मोमेंटम कंटिन्यूस फॉर द मार्केट, और जैसे लिक्विडिटी बाजार में है, मुझे लगता है आई थिंक इंडिया की जो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग है ग्लोबल मार्केट्स में, अलॉन्ग विथ एक्सपेक्टेशंस की जो माइक्रो फैक्टर्स हैं, इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट अर्निंग्स, जो एक अच्छा खासा ग्रोथ दिखा सकते हैं अगले 2 वर्षों के लिए, बोथ बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, एक्सपेक्टेशंस ऑफ प्राइवेट केपेक्स कमिंग बैक, डिसेंट मानसून्स की वजह से रूरल डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में रिकवरी। आई थिंक ये सारी चीजें होल्ड आउट कर रही है इंडिया को, और इसलिए आई थिंक विद द फेड रेट कट एंड एक्सपेक्टेशंस की जो ग्लोबल सेंट्रल बैंकर्स एक रेट कट का सिलसिला स्टार्ट कर सकते हैं अगले कुछ महीनों में, इंक्लूडिंग इंडिया, कहीं ना कहीं आई थिंक ईजिंग साइकिल में with the assumptions of a soft landing in the US and recovery in Europe, I think India जबरदस्त तरीके से प्लेस्ड है। आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि वैल्यूएशंस हायर साइड पे है, बट एट दिस जंक्चर मुझे लगता है आई थिंक लिक्विडिटी इज थ्रोइंग ऑल फैक्टर्स ऑफ। जहाँ तक सेक्टर्स का सवाल रहा, हम जो मार्केट्स में थे इंडिया विलियम में देख रहे हैं, आई थिंक 2-3 की सेक्टर्स। एक आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रोक मैन्युफैक्चरिंग, ये अभी भी एक की पिवटल थीम रहेगी बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, जो 11 लाख करोड़ का केपेक्स कैपिटल अकाउंट पे अनाउंस किया है अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स, दैट इज गोइंग टू गिव अ ह्यूज पुश इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग दिस इम्पेटस। और कहीं ना कहीं आई थिंक जो पीएलआई स्कीम्स सरकार इंट्रोड्यूस कर रही हैं, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काफी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स भी साइन होंगी, आई थिंक अ लॉट ऑफ सेक्टर्स आर गोइंग टू गेट बेनिफिटेड, इंक्लूडिंग टेक्सटाइल्स, इंक्लूडिंग स्पेशलिटी केमिकल्स within this space itself. दूसरा आई थिंक जो हम डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग की बात कर रहे हैं, आई थिंक रूरल डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग विल कम बैक, बट कहीं ना कहीं आई थिंक जो सब सेगमेंट्स होते हैं, इंक्लूडिंग सीमेंट एज अ सेक्टर, इंक्लूडिंग वेस्ट एंड वाटर मैनेजमेंट एज अ सेक्टर, इंक्लूडिंग सिलेक्टिव ऑन ऑटो एक्सेलरीज, ये सारी चीजें आई थिंक विल कंटिन्यू डूइंग वेल इन आवर ओपिनियन। और इसलिए आई थिंक डोमेस्टिक सिक्लिकल्स, डोमेस्टिक कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, डिम्पी जी मुझे लगता है आई थिंक अच्छा करेंगे। कुछ स्टॉक्स जो हमें पसंद आ रहे हैं मार्केट्स में इंडिया इवन एट द करंट जंक्चर, हमें लगता है सुब्रोज एज एन एग्जांपल फ्रॉम ऑटो एंसिलरी, एसी केबिन्स मैंडेटरी होने वाले हैं 1 अक्टूबर से, और इसलिए आई थिंक जो नई व्हीकल्स आएंगे ये रेट्रोफिट होंगे विद मैंडेटरी एसी फिटिंग्स, और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक सुब्रोज इसकी ह्यूज मार्केट शेयर है ये स्पेस में, अलॉन्ग विथ बैकवर्ड इंटीग्रेशन जो इन्हें किया है, जो लोकलाइजेशन इन्होंने किया है, पहले 60-65% के आसपास था कुछ वर्षों पहले, इट इज नाउ ऑलमोस्ट 80-85%, जो मार्जिन्स को सहारा देगा। और दूसरा जो इन्होंने ईवी व्हीकल्स के लिए भी सीमेंट कंपनीज पे आपने काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टांस बताया सर। इसके अलावा आप ये भी बता रहे हैं कि कंजम्पशन वाला हिस्सा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और आपने ये भी बताया कि जो पीएलआई वाला सेगमेंट है ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो मैंने आपसे जो नटशेल में 3-4 चीज़ें पता करनी थी वो एग्जैक्टली मेरे को पता लगी। एफएमसीजी यानी कि कंजम्पशन वाला पार्ट, दूसरा डिक्सन टेक्नोलॉजी या इस तरह के जहाँ पे पीएलआई बेनिफिशरीज होती हैं, तीसरा पार्ट आप कह रहे हैं कि सीमेंट के अंदर भी एक अच्छा मूव आ सकता है। सर अब जब आप ये सारी चीज़ें बता रहे थे तो एक शेयर मेरी नज़र और भी गई है जो टिपिकली अपनी ग्रोथ पे कम और अपने डिविडेंड पे ज़्यादा चलता है। एक्चुअली वो डिविडेंड का, जो डिविडेंड वाले शेयर्स हैं उसकी सूची में अव्वल नंबर पे है, उस शेयर का नाम है वेदांता। एक और डिविडेंड की अनाउंसमेंट होगी सर, अब जल्दी अक्टूबर के मंथ में उनकी एक बैठक होने जा रही है, और अभी तक वो शेयर 35 रुपये का डिविडेंड दे चुका है। ये 500 रुपये के आसपास का शेयर है वेदांता। सर इस पर आपका टेक, 8 अक्टूबर को बैठक होने जा रही है, मैं डिविडेंड के हिसाब से इस शेयर को रख रहा हूँ, तो मेरी गलती तो नहीं है ना सर? रख सकते हैं, बट कितनी फीजिबल रहेगी ये डिविडेंड पे आउट्स अगले वर्ष के लिए, ये देखना भी लाजमी होगा। दूसरा इनके जो बॉन्ड रीपेमेंट्स के बुलेट पेमेंट्स होने अगले वर्ष के लिए भी, इस पे भी थोड़ा कैश फ्लो इम्पैक्ट आने वाला है पेरेंट के ऊपर, एंड लार्ज पार्ट ऑफ द कैश रिजर्व जो हिंजिंग के हैं इन्होंने यूटिलाइज कर लिए, तो अगले वर्ष कितना डिविडेंड आ सकता है ये देखना लाजमी होगा। बट विद इन द स्पेस अगेन डीपीजी, आई थिंक 2 चीजें देखना बहुत जरूरी है। एक आई थिंक चाइना कैसे रिकवर हो रही है, ये बहुत की और बेसिक फैक्टर है पूरे कमोडिटी स्पेस के लिए।
बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखते हैं कि इन्वेंट्री लेवल्स काफी लो है, तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम चाइना रिकवर्स और जैसे रीस्टॉकिंग स्टार्ट होगी, जो डोमेस्टिक डिमांड स्ट्रांग रही है फेरस नॉन फेरस के लिए, जो डंपिंग चल रही है चाइना की अक्रॉस द ग्लोब, तो आई थिंक वहां पे कहीं पे रिस्पाइट मिलेगा। तो इफ यू आर ओनली प्लेइंग फॉर डिविडेंड्स, मुझे लगता है आई थिंक थोड़ा ये भी आप कैलकुलेशन करें कि क्या अगले साल सेम डिविडेंड पे आउट आएगा क्या विराट से। ठीक है, डन। तो खाली डिविडेंड के लिए आप रख तो रहे हैं, तो इस फाइनेंशियल ईयर तक तो ठीक है, लेकिन अगले फाइनेंशियल ईयर में क्या यही जर्नी डिविडेंड की, बेहतरीन डिविडेंड की जर्नी कंटिन्यू रहेगी? मयूरेश सर उस पर थोड़ा सा क्वेश्चन भी उठाते हुए आपके सामने रख रहे हैं। बट ठीक है, अब 8 अक्टूबर की डेट आई है, एक और डिविडेंड आपको मिलने जा रहा है, तो आप रखिए इस शेयर को। और करीब 2%, वैसे भी ये मेटल्स का शेयर है, उसने ग्रोथ भी दिखाई है। दिखा सकता है आप इसका 1 महीने का चार्ट या 6 महीने का चार्ट? जरा 6 महीने का भी दिखा देंगे तब भी काम चल जाएगा, 1 महीने का दिखाएंगे तब भी काम चलेगा। तो वेदांता ऐसा नहीं सिर्फ खाली डिविडेंड करा, इसमें इस बार अच्छी ग्रोथ भी आई है प्राइस एक्शन में। देखिए प्राइस एक्शन के हिसाब से 76% की ग्रोथ आई है, साल भर में 130% की ग्रोथ आई है, ये पहले नहीं आती थी। इस बार डिविडेंड कम ग्रोथ दोनों आपको मिले हैं। तो वेदांता के जो शेयर होल्डर्स हैं वो काफ़ी अच्छे से माला माल हुए हैं इस बार, डिविडेंड वाले के तौर पर भी और रिटर्न्स के तौर पर भी, ठीक, क्योंकि मेटल्स के अंदर बहुत ही बढ़िया प्ले मिला और इस पूरे का पूरा बेनिफिट वेदांता ने इस बार उठाया है। एक शेयर मेरे को ज़रा और पता करना है, जो मैं कल की ही सूची से पता कर रहा हूँ मैं, और ज़रा टेक्निकल वालों के पास पहुँचूँगा। कल पावर ग्रिड की काफ़ी अच्छी क्लोजिंग मिली है, क्या और चलेगा? एक बार चेक करना अवनी, पावर ग्रिड। जी, पावर ग्रिड में ऊपर की तरफ मेरे हिसाब से अभी 385 से 390 तक की जगह है, तो काफी अच्छा मूव है। यहाँ से फ्रेश खरीदारी की सलाह तो नहीं रहेगी, लेकिन जिनके पास है उनको होल्ड करना चाहिए विथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑफ 355। अवनी, आपने मुथूट बताया आपके ट्रेडिंग कॉल में, मन्नापुरम में आपने चेक किया? मन्नापुरम पे ट्रेड नहीं बनता क्या? दोनों तो एक जैसी कंपनी है। जी, मन्नापुरम का जो टेक्निकल स्ट्रक्चर है वो इतना एनकरेजिंग नहीं है जिस हिसाब से मुथूट फाइनेंस में बिल्डअप हुआ है, वैसा मन्नापुरम में तो काफी सेलिंग प्रेशर है और मेरे हिसाब से ये कंटिन्यू हो सकता है नीचे अराउंड 196 197 लेवल तक। तो मन्नापुरम इसलिए अवॉइड करेंगे, वो सारे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज इसके भी नीचे ट्रेड कर रहे हैं। ये बात सच है, आप आवरली चार्ट चेक कर लो, चाहे इसके डेली चार्ट चेक कर लो, आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। देखिए यही आपको 18 और स्वदेश पे मिलेगा। अब आपने देख लिया कि गोल्ड के प्राइजेस तो 76,000 के पार हो गए, ये भी पता लग गया कि गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज चलेंगी, लेकिन 2 गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज में भी कितना बड़ा डाइवर्जेंस है आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए। जरा दोनों के ना रिटर्न भी दिखाना 6-6 महीने के। ये मन्नापुरम का अगर 6 महीने का रिटर्न आपने 17% नोटिस करवाया ना, तो ज़रा मुथूट का रिटर्न भी दिखाना, थोड़ा उसका भी आइडिया लग जाएगा कि 6 महीने में वो कैसे चला है। ये मन्नापुरम का साल का रिटर्न 36%, ठीक। जरा मुथूट का भी दिखाइए। प्रोड्यूसर साहब थोड़ा फास्ट कीजिए, ज़रा जल्दी जल्दी, फिर ताकि आगे बढ़ पाएंगे ना, कंपैरिजन तभी तो करेंगे। ठीक है, जब आप दिखाएंगे तब दिखाएंगे। जब तक एक शेयर में और पता कर लेता हूँ। उस शेयर का नाम है चंबल फर्टिलाइज़र। एक बार आपकी रिकमेंडेशन चाहिए किरण इस पे, चंबल फर्टिलाइजर्स पे। सर चंबल फर्टिलाइजर की हम बात करें तो कल हमने देखा था कि जो वापिस यहाँ पे हमने एक अच्छा खासा नीचे के लेवल से रिबाउंड देखा है सभी फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर। चंबल की अगर हम बात करें तो ओवरऑल 560 के आसपास का हाई बना के स्टॉक कंसोलिडेशन जोन के अंदर है, 100 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया हुआ है। तो जब तक ये अभी नीचे में 480 470 का लेवल ब्रेक नहीं करेगा, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। ऊपर में 550 540 का रेजिस्टेंस है, जैसे ही वो क्रॉस करेगा 600 तक की रैली यहाँ देख सकता है। तो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग चार्ट सेटअप है, बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं 470 के स्टॉप लॉस के साथ। फटाफट से पता कर लेता हूँ। और जहाँ पे तेज़ मोमेंटम मार्केट के अंदर बना है एलकेम है, हालांकि वॉल्यूम थोड़ा कम है बट ये डिफेंसिव कम एग्रेसिव दोनों का रोल प्ले करेगा। एक बार किरण सर आप ही चेक कीजिए वापस से एलकेम, कल अच्छी क्लोजिंग मिली है इसकी।
एल्केम की अगर हम बात करें तो ओवरऑल फार्मा के अंदर जिस तरह से एक प्रॉफिट बुकिंग आया था उस प्रॉफिट बुकिंग से अभी हम देख रहे हैं कि एल्केम के अंदर एक सक्सेसफुल रीटेस्टिंग हो चुका है। डे आफ्टर बिफोर वहां पे एक हरामी कैंडलस्टिक्स पैटर्न जो रिवर्सल पैटर्न है वो बनी हुई है। कल फॉलो बाइंग भी है, 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर भी क्लोज हुआ है। तो कहीं ना कहीं करंट मार्केट प्राइस या कोई भी टिप आता है 6200 तक तो लॉन्ग करना चाहिए। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 6150 का रखिए और ऊपर में ये 6400 तक वापस जा सकता है, तो डेफिनेटली लॉन्ग करके जा सकते हैं। 400 तक एल्केम लैब जा सकता है। अब नीचे एक बार जरा एचडीएफसी बैंक पर भी आपसे व्यू जानना चाहेंगे, क्योंकि 6 सत्र की तेजी लगातार हो गई है और इसमें डिलीवरी भी ठीक ठाक है एचडीएफसी बैंक में। बाकी बैंकों के अगर मुकाबले देखेंगे तो रफ्तार भी उनसे कहीं ज़्यादा है। आपने कल एक्सिस बैंक दिया था तेजी करने के लिए, एचडीएफसी बैंक पर क्या व्यू है? क्या अभी ये चलता रहेगा शेयर ये? जी, एचडीएफसी बैंक पे प्रॉफिट बुकिंग की राय है। यहाँ पे अभी 1780 से 1800 के बीच में काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और ये आज की सीरीज सितंबर सीरीज के लिए 1800 की कॉल में भी काफी ओपन इंटरेस्ट है। तो मेरे हिसाब से अब यहाँ से ऊपर 1780 के ऊपर जो भी मूव मिलता है वहां पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। फ्रेश खरीदारी की तो बिल्कुल राय नहीं रहेगी। ठीक है, फ्रेश खरीदारी की राय नहीं है। हालांकि एचडीएफसी बैंक पर अगर आप देखेंगे तो मैक्वारी की 1900 रुपए की टारगेट जरूर है। हालांकि ये लॉन्ग टर्म के लिए है, अगर आपने ट्रेड किया है तो थोड़ी थोड़ी आप यहां पर प्रॉफिट टेकिंग की रणनीति अपना सकते हैं। एक रिपोर्ट आई है यूबीएस की हीरो मोटो को लेकर और उनका कहना है कि बिकवाली किराए बरकरार है और लक्ष्य 3350 का थोड़ी सी हजम होने वाली चीज नहीं है। मतलब अगर हीरो मोटो पर इतने ही नीचे के अगर टारगेट हो, यूबीएस का ये कहना है कि त्योहारों के समय में ग्रोथ में सुस्ती की आशंका है। अब कितना यकीन करें, क्योंकि भाव देखिए 6000 रुपए का है हीरो मोटो का। इस पर अवनीत जी आप ही व्यू दीजिए। मैं रिपोर्ट को ना इग्नोर कर रहा हूं, आप मुझे शेयर पर व्यू दीजिए कि जिसके पास है वो क्या करें और क्या कोई नया ट्रेड बनता है इसमें? जी, मेरे हिसाब से तो स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है और पिछले 3-4 दिनों से जो अप ट्रेंड दिख रहा है हमें, उस अप ट्रेंड में वॉल्यूम्स कम होते जा रहे हैं। तो यहाँ से शायद थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। ये शायद थोड़ा सा नीचे 5834 5835 के लेवल तक रिट्रेस कर सकता है, बट उस लेवल पे सपोर्ट बहुत अच्छा बना हुआ है। तो अगर ये डिप्स में 5835 के करीबन आता है तो वहां पे आप एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ 5700 के स्टॉप लॉस के साथ में आप फिर से बाइंग कर सकते हैं। कोई बड़ी मंदी तो हमें नजर नहीं आ रही है। बाय ऑन डिप्स, गिरावट पर खरीदारी करने की सलाह है हीरो मोटो में। किरण जी आप जरा आईईएक्स चेक कीजिए। मार्केट कपलिंग की जो खबर आई है, इटिनो स्वदेश की एक्सक्लूसिव खबर है वो, और उसके बाद हमने देखा कि शेयर का मूड थोड़ा डिस्टर्ब हुआ। 2 दिन में करीब 15% के आसपास क्रैक आ गया। 200 रुपए की मुहाने पर यह शेयर जाके खड़ा हो गया है 240 से गिर के। आईएक्स सपोर्ट्स के आसपास है या फिर और गिर सकता है ये? सो आईएक्स की अगर हम बात करें तो डेली चार्ट के ऊपर कहीं ना कहीं 197 190 का एक क्लस्टर रेजिस्टेंस था। स्टॉक्स ने ऑलमोस्ट एक महीना वहां पे स्पेंड किया था, अगस्त महीने की बात कर रहा हूँ, और अगस्त महीने के बाद जैसे ही ब्रेकआउट आया काउंटर ऊपर में 241 तक गया, तो वापस स्टॉक्स अपने वही प्रीवियस जो क्लस्टर एक जोन था, कंसोलिडेशन जोन, वहां पे फॉल हो रहा है। तो डेफिनेटली 190 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। साथ ही साथ 50 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी है वहां पे। तो मेरे हिसाब से थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए, 190 के आसपास इसको कंसोलिडेट होने दीजिए, उसके बाद आप लीजिए। जिनके पास है उनको 190 का स्टॉप लॉस रखना है। नई खरीदारी के लिए मैं थोड़ा वेट एंड वॉच करूंगा। खरीदारी करने के लिए वेट एंड वॉच की सलाह है, होल्ड की रिकमेंडेशन है किरण की तरफ से। अवनी जी एक बार जरा आप बजाज फाइनेंस को चेक कीजिए। न शेयर ऊपर जा रहा है न नीचे जा रहा है। पिछले अगर हम 5 सत्र से देखेंगे, 5-6 सत्र से, तो एक रेंज में फंसा हुआ दिख रहा है। कल हालांकि दिन के निचले स्तर से हमने देखा कि थोड़ा रिबाउंड करने की कोशिश ये कर रहा था। 7600 का भाव है। बजाज फाइनेंस कोई ट्रेड बन रहा है या फिर इसको अवॉइड करें? अब से जो 6400 के लेवल से ऊपर ये ऑलमोस्ट 7700 तक का जो हाई किया था, उसके बाद में इतनी बड़ी तेजी के बाद में एक कंसोलिडेशन हो रहा है, एक ठहराव आ रहा है स्टॉक में। तो अभी वेट एंड वॉच कीजिएगा। अभी ये रेंज में थोड़ा और कंसोलिडेट होगा, टाइम करेक्शन होगा, और उसके बाद में जो स्ट्रक्चर है पॉजिटिव बन चुका है ऑलरेडी। तो नीचे अगर 7380 के करीबन अगर आता है तो वहां पे आप फिर से बाइंग कर सकते हैं। और ऊपर के तरफ अब नई रैली जो स्टार्ट होगी वो एक बार 7700 क्रॉस करने के बाद ही होगी। तब तक मेरे हिसाब से ये एक कंसोलिडेशन जोन में थोड़ा सा और समय बिताएगा। ठीक है, बजाज फाइनेंस को लेकर ये व्यू। कोरोमंडल इंटरनेशनल को लेकर एक खबर आई है कि इन्होंने एक सेनेगल की कंपनी है बाओबैब माइनिंग एंड केमिकल्स कॉर्पोरेशन BMCC,
उसमें अपना स्टेक जो है बढ़ाकर उसको मेजॉरिटी स्टेक में कन्वर्ट कर लिया है। 54% के आसपास का हिस्सा हो गया है, 8% अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीदी है। हालांकि अगर हम क्वांटम के हिसाब से देखेंगे तो 32 करोड़ रुपए के आसपास का निवेश है। कोरोमंडल पर एक जरा टेक्निकल व्यू दीजिए आप इस पर किरण जी, क्या करना चाहिए? हालांकि हम हाल फिलहाल देख रहे हैं कि शेयर थोड़ा सा डाउनवर्ड मोमेंटम में ही है ये। कोरोमंडल की अगर हम बात करें तो एक अच्छा खासा अपमूव आने के बाद स्टॉक एक कंसोलिडेशन जोन में है। डेली चार्ट पे एक राउंडिंग टॉप पैटर्न बनाया है जो कहीं ना कहीं नेगेटिव पैटर्न है, अपने 50 दिन की मूविंग एवरेज को भी ब्रेक किया है। तो मेरे हिसाब से नई खरीदारी की तो सलाह नहीं देगी, जिनके पास है उनको 1600 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखना चाहिए। ठीक है, तो कोरोमंडल इंटरनेशनल फिलहाल जो है यहाँ पे होल्ड की सलाह आती हुई दिख रही है। पर अब जो है आईटी स्पेस पे भी एक बार नजर डालेगा, क्योंकि कल जो है पूरे स्पेस में बिकवाली हावी होती हुई दिखी। पर मयूरेश, आपसे समझना चाहेंगे, अब देखिए एक्सेंचर की अर्निंग्स जो है वो एक बड़ा ट्रिगर बनेंगी भारतीय आईटी कंपनीज के लिए भी। अर्निंग्स ड्यू हैं, ऐसे में क्या आपको लगता है, क्या कुछ उम्मीदें जो हैं एक्सेंचर की अर्निंग से हैं? और ऐसे में जो अगर गिरावट का मौका मिले अगर आईटी स्पेस में, तो क्या इसका फ़ायदा उठाना चाहिए और कहाँ पे ध्यान रखें? लार्ज कैप आईटी स्पेस, मिड कैप, या पूरे खेमे में आप कोई काउंटर्स भी सुझाना चाहेंगे मयूरेश? सृष्टि, आई थिंक मिड कैप आईटी का जो आउट परफॉर्मेंस है ये शायद कंटिन्यू रहे, क्योंकि जो मैनेजमेंट कमेंट्रीज रही हैं एज फार एज मिड कैप आईटी कंपनीज आर कंसर्न, रेवेन्यू ग्रोथ को लेके काफी ऑप्टिमिस्टिक है, ऑर्डर बुक्स को लेके काफी ऑप्टिमिस्टिक है, क्योंकि इनकी जो टिपिकल ऑर्डर साइजेस होती हैं इससे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता नहीं है इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर टेंडरिंग। जो रेट कट का साइकिल स्टार्ट हुआ है यूएस में, एक्सपेक्टेशन यही है कि बीएफएसआई रिटेल मैन्युफैक्चरिंग में एक डिसेंट ग्रोथ देखने मिलेगी। और जो सेकंड हाफ होता है, यहाँ पे जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग पैटर्न्स डिटरमाइन होते हैं, आई थिंक मैनेजमेंट्स आर क्वाइट होपफुल कि ना प्राइसिंग में कोई इश्यूज दिखेंगे एंड स्पेंडिंग पैटर्न्स विल कंटिन्यू इन अ स्ट्रॉन्ग फैशन। हैविंग सेड दैट, वैल्यूएशंस और प्राइस एक्शन मिड कैप आईटी कंपनी के लिए भी आई थिंक जबरदस्त रहा है। काफी स्टॉक जैसे हम देखते हैं मार्केट विद इंडिया में लेट स्टेज बेसिस पे है। इवन लार्ज कैप आईटी कंपनीज अगर आप स्टैंडर्ड डिविएशन देख लें तो आई थिंक वैल्यूएशंस हायर साइड पे ही है, और इसलिए आई थिंक अर्निंग्स डिसअपॉइंटमेंट बिल्कुल होनी नहीं चाहिए। ऑब्वियसली आई थिंक वेज हाइक्स, सैलरी हाइक्स का एडजस्टमेंट आईटी कंपनीज करेंगी ये तिमाही में और अगले तिमाही में, बट कहीं ना कहीं आई थिंक मिड कैप आईटी कंपनीज कैन कंटिन्यू आउट परफॉर्मिंग इन आवर ओपिनियन एज फार एज नंबर्स आर कंसर्न्ड। हम कुछ स्टॉक ग्लोबल पोर्टफोलियोज में होल्ड करते हैं लाइक परसिस्टेंट एंड कोफोर्ज, बट एक बहुत बड़ा डिस्क्लेमर है, आई थिंक ये सारे स्टॉक्स हमने काफी निचले लेवल्स पे लिए। ओके, तो मिड कैप आईटी स्पेस पर आप नज़र ज़रूर रखिए, और साथ ही जो है अपने टॉप बेट्स भी जो है मयूरेश ने बताया, साथ ही डिस्क्लोजर भी दिया कि निचले स्तरों पे बाइंग की है। पर एक बार किरण, आपसे समझना चाहेंगे इस आईटी की वीकनेस को आप कैसे देख रहे हैं? क्या यहाँ पे कोई ऐसे काउंटर्स हैं जो कि एक अच्छे लेवल पे आए हैं और जहाँ पे फिर से खरीदारी की नज़र बनानी चाहिए? सो निफ्टी आईटी की हम बात करें तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली एक डबल टॉप पैटर्न हम इंडेक्स के ऊपर देख रहे हैं, तो थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। लेकिन विद इन दैट अगर आप देखोगे तो मिड कैप आईटी और लार्ज कैप आईटी के अंदर हमें लार्ज कैप आईटी नेम्स अच्छे लग रहे हैं। उसमें विप्रो विप्रो की अगर मैं बात करूं तो डेली चार्ट के ऊपर क्लियर कट यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, नेकलाइन के आसपास रिटेस्ट कर रहा है। ऑलरेडी यहाँ पे एक अपमूव हम देख चुके हैं, कहीं ना कहीं 20 दिन की मूविंग एवरेज भी है और मोमेंटम इंडिकेटर के ऊपर बुलिश डायवर्जेंस भी है। सो विप्रो लुक्स वेरी प्रोमिसिंग। अगर कोई भी डिप आता है नीचे में 530 520 तक तो हमें लॉन्ग करना चाहिए। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 510 का मेंटेन कीजिए। अगर 510 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तो देयर आर वेरी गुड चांसेस हम ऊपर में वापस 560 570 तक की एक रैली देख सकते हैं। तो डेफिनेटली विप्रो लुक्स वेरी प्रोमिसिंग। ठीक है, तो विप्रो जो है यहाँ पे आप ध्यान रखिए, अगर बाउंस आता है या फिर एक पॉजिटिव कमेंट्री आती है एक्सेंचर की अर्निंग्स के लिए, तो वहाँ से कुछ हम काउंटर्स और कुछ एक व्यू बना सकते हैं हम इंडियन आईटी काउंटर्स के लिए भी। इसके अलावा आज बात करें तो ब्रोकरेज की रिपोर्ट आई है, ट्रेंड पे भी लगातार हम देख रहे हैं कि ये काउंटर में एक तरफा रैली देखने को मिली है। और अवनी, आपसे समझना चाहेंगे, जो आज सिटी की रिपोर्ट आई है वो 9000 के भी ऊपर के टारगेट्स दे रहे हैं। अवनी, आप कैसे देख रहे हैं इसके प्राइस एक्शन को? आपके कौन से लेवल्स यहाँ पे ध्यान रखें? जी बिल्कुल, ट्रेंड के लिए व्यू पॉजिटिव ही है और मैंने 18 हाउस स्वदेश पे पहले भी ये शेयर किया था कि अब आगे जाके जो फेस्टिव सीजन आएगी उसमें आने वाले 3-4 महीनों में ट्रेंड एक ऐसा काउंटर है जिसमें हमें काफी एक कंसोलिडेशन दिख सकता है, लेकिन पॉजिटिव मोमेंटम आने की ज्यादा संभावना है। तो ऊपर ये हमने ऑलरेडी क्लाइंट्स को दिलवाया है काफी नीचे के लेवल्स पे, तो ये एक डिस्क्लोजर रहेगा, स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर। ऊपर की तरफ जो टारगेट्स हम देख रहे हैं वो 8050 तक के हैं। ठीक है, यहाँ पे
खरीदारी भी आप कर सकते हो। नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा 7250 का। ठीक है, 7250। अवनी, जो स्टॉप लॉस है वो काफी निचले स्तरों का आ रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि ये स्टॉक ऑलरेडी काफी चल चुका है, तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से तो अभी बेहतर नहीं है, बट ओवरऑल ट्रेंड काफी पॉजिटिव है। इसलिए मेरे हिसाब से ये ऊपर के स्तर पहले छुएगा, ऊपर 8050 तक पहले आ सकता है। और अगर ट्रेडिंग स्टॉप लॉस, छोटा सा स्टॉप लॉस अगर लगाना है, वो भी काफी नीचे के तरफ ही है, 7350 के करीब है। ये रिस्क रिवॉर्ड जो है यहाँ पे बहुत फेवरेबल नहीं है, ये भी अवनी ने बताया, पर साथ ही ये भी बताया कि 8000 के भी ऊपर जाने का दमखम ये स्टॉक पहले रखता है, बशर्ते इसके कि नीचे के लेवल्स दिखाए। पर इससे जुड़े स्टॉप लॉस और टारगेट्स आपकी स्क्रीन पे हम लगातार बता रहे हैं, उनको नोट ज़रूर कर लीजिएगा। आज फोकस में टाटा मोटर्स भी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कंपनी ने अपने जेला डिवीजन में एक इन्वेस्टमेंट भी किया है। एक बार किरण आपसे समझना चाहेंगे टेक्निकली आप कैसे देख रहे हैं इसको, क्योंकि पूरे ऑटो स्पेस में हम एक्शन ज़रूर देख रहे हैं। टाटा मोटर्स क्या 1000 के पार निकलने के लिए तैयार है? सो टाटा मोटर की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं डेली चार्ट के ऊपर एक रिवर्सल फॉर्मेशन पैटर्न बना हुआ है। नो डाउट कि यहाँ पे एक सेल का रिपोर्ट भी आया है, जिसके चलते थोड़ा प्रेशर में रह सकता है, लेकिन 200 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास इसने एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है। तो जब तक ये 950 940 का लेवल ब्रेक नहीं करेगा, डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा है, एक बार लॉन्ग करके जाना चाहिए। जैसे आपने बताया 1000 रुपए के आसपास इसकी 100 डेज मूविंग एवरेज है, वो क्रॉस करते ही ऊपर में 1040 1050 तक जा सकता है। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली लॉन्ग करना चाहिए। तो 1040 1050 ये लेवल्स जो हैं टाटा मोटर्स के लिए आप ध्यान में रखें। ऊपर के लेवल्स भी जो हैं खुलते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये स्टॉक आप देखिए कई समय से 950 980 के रेंज में ही कारोबार आपको करता हुआ दिख रहा होगा। पर चलिए अब आगे चलते हैं, और 9 बज चुके हैं और वक्त चला है जानने का कि आज के कौन से हैं नवरत्न काउंटर्स। और शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं ये पूरी लिस्ट के साथ। शरद, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, सबसे पहले आईएफएल फाइनेंस फोकस में रहेगा। यहाँ पे जो है आरबीआई ने हाल ही में लिफ्ट किया था इनका गोल्ड लोन बिजनेस के जो रिस्ट्रिक्शंस हुए, और अब जो है इकरा की रेटिंग के जो है नेगेटिव को हटाकर अब स्टेबल कर दिया गया है। तो यहाँ पे ऑफकोर्स जो है एक अच्छी मोमेंटम देखने मिल सकती है स्टॉक में। प्रेस्टीज एस्टेट की बात करें तो इन्होंने बैंगलोर एरिया में प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसका रेवेन्यू पोटेंशियल 1100 करोड़ रुपये रहेगा। तो प्रेस्टीज एस्टेट को ज़रूर फोकस में रखिएगा। वही केपीआर मिल्स की बात करें तो एसबीआई म्यूचुअल फंड ने जो है लगभग 2.85% स्टेक की एक्विजिशन की है 900 करोड़ रुपए में, और अब जो है उनका स्टेक बढ़ के 7.7% हो गया है। तो इसको भी फोकस में रखिएगा। हमारा चौथा स्टॉक टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, यहाँ पे बात करें तो सोर्सेज बता रहे टी नाउ स्वदेश को कि टाटा सॉल्ट के जो प्राइसेस है वो 2 रुपये प्रति केजी बढ़ जाएंगी और अब 30 रुपये प्रति केजी हो जाएगा। हमारा पांचवा स्टॉक जो है पीबी फिनटेक रहेगा। यहाँ पे क्लैरिफिकेशन आई है कि वो हेल्थ केयर स्पेस में जो है हमारी एक्सक्लूसिव स्टोरी थी, वहाँ पे वो एंटर करेंगे, और क्लैरिफिकेशन आई कि कंपनी नए मॉडल्स एक्सप्लोर कर रही है, और ओवरऑल जो है अभी तक कोई डिसीजन नहीं आया है। और ऑफ कोर्स ब्रोकिंग हाउसेस के भी जो है एक टाइप से आप कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव मोमेंटम स्टॉक में देखने मिल सकता है। एल्केम लैब, सन फार्मा, ग्लेन फार्मा, यहाँ पे सीडीएसओ ने जो है लगभग 53 ड्रग सैंपल्स को जो है वहाँ पे क्वालिटी इश्यूज़ के कारण जो है फ्लैग आउट किया है, तो सेंटिमेंटली नेगेटिव ज़रूर है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें तो एनसीएलटी ने मर्जर जो है अप्रूव कर दिया आईडीएफसी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का, और याद रखिएगा कि आरबीआई और शेयर होल्डर्स की अप्रूवल ऑलरेडी आ चुकी है कंपनी को। अब इस रिवर्स मर्जर प्लान में आईडीएफसी शेयर होल्डर्स को लगभग 155 शेयर मिलेगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का, अगर वो 100 शेयर्स होल्ड करते हैं तो। वेदांता हमारा 8वां स्टॉक, 8 अक्टूबर को बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड मीट है, जहाँ पे अपनी चौथी इंटरिम डिविडेंड का जो है कंपनी विचार करेगी, उसका ऐलान हो सकता है। और आखिरी स्टॉक हमारा बिग बोल्ड ब्रोकरेज, यहाँ पे ट्रेंड फोकस में रहेगा। सिटी की रिपोर्ट आई है और इनिशिएट बाई किया, जो टारगेट प्राइस रखा है वो 9,250 रुपये प्रति शेयर पे रखा है। और ओवरऑल जो है स्ट्रीट की अपग्रेड्स देखने मिल रही है, पीएस की अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है, और ऑर्गेनिक ग्रोथ के कारण जो रेवेन्यू, पैट और एबिडा की अगर बात करें ग्रोथ का, तो 40% के ऊपर अगले 2 साल में एक्सपेक्टेशंस रहेगा। ठीक है, शुक्रिया शरद। तो ये तमाम स्टॉक्स हैं जहां पर आज एक्शन देखने को मिलेगा। टाटा कंज्यूमर पर जरा एक व्यू चाहिए आपसे अवनी जी, क्योंकि इन्होंने नमक की कीमतों में 2 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी की है। ये सूत्रों के हवाले से हमारे पास ये खबर आ रही है। टाटा कंज्यूमर हमने हाल फिलहाल इसमें तेजी देखी भी है। क्या आपको लगता है कि मोमेंटम को राइड करना चाहिए और नई एंट्री भी की जा सकती है शेयर में?
जी, टाटा कंज्यूमर में पिछले कुछ दिनों से कंसोलिडेशन के बाद थोड़ा ब्रेकडाउन भी दिखा है हमें, और अब जो है ये 50 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे आकर के रुका हुआ है स्टॉक। तो एक रिस्क रिवॉर्ड के तौर पे ये काफी एक रिवर्सल कैंडिडेट बन सकता है। यहाँ से छोटे से रिस्क के साथ में हम इसमें क्वांटिटी स्मॉल रखिएगा, लेकिन एक ट्रेड बना सकते हैं नीचे 1175 के स्टॉप लॉस के साथ, और ऊपर इसका टारगेट रहेगा 1230 का। 1230 रुपए का टारगेट टाटा कंज्यूमर के लिए आप इसमें तेजी कर सकते हैं। ट्रेंट जो आखिरी शेयर बताया शरद ने, उस पर सिटी की खरीदारी के राय के साथ कवरेज शुरू है और लक्ष्य दिया है 9250 का। मयूरेश जी, एक आपसे इस पर जरा फंडामेंटल व्यू चाहिए, क्योंकि 3000 रुपए के स्तर से इसने शुरुआत की थी साल की और अब 7500 रुपए पर यह शेयर खड़ा है। क्या आपको लगता है कि स्ट्रेंथ इसमें बरकरार रहेगी, निवेशित रहें, या फिर जो लोअर लेवल पर जिन्होंने निवेश किया है प्रॉफिट टेकिंग कर लें वो? अरे आई थिंक वो काफी सराहनीय है और एक्सपेक्टेशन यही है कि जो इन्होंने मॉडल क्रिएट किया है स्पेसिफिकली ज़ूडियो थ्रू, आई थिंक दैट मॉडल विल कंटिन्यू ग्रोइंग एट अ गुड पेस। आई थिंक मैनेजमेंट ने जो टारगेट्स रखे हैं अगले 5 वर्षों के लिए, आई थिंक इफ दे आर एबल टू फुलफिल दैट, और अगर ये नंबर्स में दिखने रहता है तो शायद ये प्रीमियम वैल्यूएशंस पे ट्रेड करता रहे। हाउएवर आई थिंक प्राइस एक्शन बहुत ज्यादा हो चुकी है, तो आई थिंक जिनके पास है बिल्कुल बने रह सकते हैं, बट आई थिंक थोड़ी आई थिंक क्वार्टरली नंबर्स पे आई थिंक आपको एक ध्यान देना पड़ेगा कैसे शेप अप हो रहे हैं, बट जिनके पास लोअर लेवल से हैं, बने रह सकते हैं। अवनी जी, अगेन आपके पास आएंगे। कल हमने देखा कि जो रूरल फोकस वाली जो एफएमसीजी कंपनीज है ना, वहां पर थोड़ा प्रेशर ज्यादा रहा, चाहे वो डाबर हो, मैरिको हो, इमामी हो। हालांकि पूरे के पूरे कंजम्पशन बास्केट में ही कल प्रेशर था, लेकिन कहीं आपको कोई शॉर्टिंग के मौके दिख रहे हैं इन शेयरों में? कोई ऐसा शेयर जहां पर आपको लगता है कि और नीचे जाएगा? जी, मेरे हिसाब से काफी गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है, तो फिलहाल अभी शॉर्टिंग तो नहीं देख रहे, लेकिन लोअर लेवल्स पे अगर ये जैसे डाबर है, डाबर में काफी बड़ी गिरावट हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। तो यहाँ से शायद अगर थोड़े भी संकेत आते हैं रिवर्सल के, तो इसमें खरीदारी के मौके ढूंढेंगे, लेकिन अभी यहाँ से फ्रेश शॉर्टिंग की राय किसी भी स्टॉक में नहीं रहेगी। ठीक है, शॉर्टिंग की राय नहीं है, रिवर्सल आता है तो आप खरीदारी के मौके इसमें खोजेंगी। किरण जी, पीएनबी खरीदारी वाले लेवल के पास आ गया है या फिर इसको अवॉइड करें? 100 रुपए के आसपास ये शेयर आके खड़ा हुआ है। तो पीएनबी की अगर हम बात करें तो कल इसके ऑप्शंस के अंदर हमने काफी अच्छी एक कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि एक्टिविटीज हो रही है, लेकिन डेली चार्ट के ऊपर देखिए तो एक फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है, अपनी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस को ब्रेक कर दिया है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए, जिनके पास है वो नीचे में एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 100 का मेंटेन कीजिए। अगर 100 का लेवल ब्रेक होगा तो चांसेस है इसमें और गिरावट कंटिन्यू रहेगी। ऊपर में जब तक 110 ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम नई खरीदारी के लिए तो नहीं देखेंगे। हालांकि मैं शेयर्स के बारे में बात करना चाहूँगा, लेकिन फिर भी जो मुंबई के लोग हैं, खासकर जो सेंट्रल मुंबई में रहते हैं, थोड़ा सतर्क रहें। ट्विटर पे कुछ ऐसी तस्वीरें आ रही हैं अभी की, मैं बिल्कुल रिसेंट तस्वीरें बता रहा हूँ, जो बहुत ही सतर्क करने वाली हैं। आप ध्यान रखिए, अगर आप घर में ही हैं तो घर में ही रहिए, आगे पीछे इधर बाहर मत निकलिएगा। और अगर आपको बहुत ज़रूरी है ऑफिस जाना या कुछ और रीज़न्स हैं तो ही आप घर से बाहर निकलें, अदरवाइज़ नहीं तो कोशिश करें। सेंट्रल मुंबई वाले लोग तो इस समय कम से कम ज़्यादा सेफ्टी रखें, क्योंकि जो ट्विटर पे अभी भी रेड अलर्ट नंबर 1 चल रहा है। और दूसरा, उसकी जो तस्वीरें हैं, जो लेटेस्ट तस्वीरें मैं अभी देख पा रहा हूँ, जो कुछ लोगों ने अभी भी पोस्ट की हैं, वो काफ़ी भयावह हैं। काफ़ी तेज़ बारिश और पूरा काला हो गया है इस समय। मतलब सुबह का समय आपको ऐसे दिखेगा जैसे कि आप ऑलमोस्ट शाम में खड़े हैं, इस तरह से बादल है वहाँ पे। खैर, एनी हाउ, मैं ज़रा स्टॉक्स पे वापस आ जाता हूँ, क्योंकि मार्केट्स खुलने में कोई बहुत ज़्यादा समय रहा नहीं अभी। एक दो शेयर मैं ज़रा स्पीड से लेता हूँ, और अवनी भट्ट आप ज़रा तैयार रहिएगा, 3-4 शेयर आपसे लेता हूँ स्पीड से ज़रा। हाँ, पहला शेयर जो आज मेरे को लग रहा है मार्केट के अंदर मोमेंटो दिखा सकता है, उस शेयर में है बीएससी। क्या और चलेगा क्या अवनी? एक बार ज़रा चेक करना, बीएससी गैप के साथ खोल रहा है फिर से। जी, बीएससी में और ऊपर के तरफ जगह है, ऊपर 4350 तक चल सकता है। यहाँ पे आप अगर ये सेम लेवल के करीबन ज्यादा बड़ा गैप अप ना हो तो आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। 4050 का इसका 4350 का इसका टारगेट रहेगा, और नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है 3880 का।
ठीक है, स्टॉप लॉस टारगेट भी आपको लिख रहा है, स्टैंपिंग वगैरह लगती जाएगी। IDFC फर्स्ट क्या मैं खरीद के अगली सीरीज़ पूरी के लिए रख लूँ मैम? IDFC फर्स्ट मैं पूरे 1-1.5 महीने 2 महीने रखना चाहता हूँ IDFC फर्स्ट को इस समय। जी बिल्कुल, इसमें हमारा व्यू पॉजिटिव है और हमने क्लाइंट्स को भी रेकमेंड किया हुआ है 71.25 के स्टॉप लॉस के साथ में ऊपर 78.5 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी कर सकते हैं। ठीक है, हीरो मोटोकॉर्प और टूटेगा, रिपोर्ट कह रही थी 3300 आ जाएगा, अब 1.25% नीचे खुल रहा है, क्या है शॉर्ट करूं खुलते ही हीरो मोटोकॉर्प? जी जैसे मैंने बताया नीचे अराउंड 5835 के लेवल पे ये स्टॉक आ सकता है, तो अगर ज्यादा डाउन साइड ज्यादा बड़ा गैप ना हो तो आप शॉर्टिंग कर सकते हैं 5835 के लेवल के लिए, और स्टॉप लॉस आपको कल के हाई के ऊपर लगाना है 6170 पे। ठीक है, एक और शेयर जो है लिस्ट में बजाज फिनसर्व है, क्या खुलते प्लस करूं क्या मैम इसको? बजाज फिनसर्व, बजाज क्या 3-4 शेयर एक्टिव है, फिनसर्व, बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस, तीनों ही एक्टिव है। फिनसर्व आपको चेक करना है। जी बजाज फिनसर्व बिल्कुल आप कर सकते हैं, ये एक ब्रेकआउट ट्रेड रहेगा और अच्छे कंसोलिडेशन के बाद में ऊपर आज गैप अप भी हो रहा है, तो ये मोमेंटम कंटिन्यू होना चाहिए ऊपर की तरफ। इसका 2010 और 2030 ये दो इसके लक्ष्य रहेंगे। स्टॉप लॉस आपको कल के लो के नीचे अराउंड 1895 के करीबन आपको लगाना है। ठीक है किरण सर, अब जरा आप तैयार हो जाइएगा, 3-4 शेयर आपसे पता करता हूँ। AU बैंक खुलते प्लस करूँ क्या? AU बैंक खुलते प्लस करूँ? स्टॉप लॉस टारगेट देते जाना सर। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक या डेली चार्ट की बात करें तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से लॉन्ग करना चाहिए, एक अच्छा खासा ब्रेकआउट है, तो नीचे में 710 के स्टॉप लॉस के साथ कोई भी गिरावट है लॉन्ग कीजिए, ऊपर में 780 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ऊपर 780 के टारगेट है, 710 का स्टॉप लॉस है, छोटा मोटा डिप मिल जाए तो और अच्छा है, नहीं तो फिर देख के कीजिएगा काम। स्टॉप लॉस टारगेट के वाली स्टैंप आपको स्क्रीन पे लगती हुई मिल जाएगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज खुलते प्लस करूँ आज किरण जी? रिलायंस इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो डेली चार्ट के ऊपर जिस तरह से देखने को मिल रहा है, अपनी मूविंग एवरेज क्लस्टर के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली लॉन्ग करना चाहिए 2950 के एक स्टॉप लॉस के साथ। 2950 का स्टॉप लॉस है, टारगेट क्या होगा इन दैट केस? ऊपर की टारगेट अगर हम देखें तो जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है वो 3040 का है, तो 2970 के स्टॉप लॉस के साथ 3040 के टारगेट के लिए बाय करना चाहिए। 3040 का टारगेट डालो, 2950 का एक स्टॉप लॉस डालो, इस पे भी स्टैंप कर दो बाय की, ये हमने आपके लिए स्टैंपिंग करते जा रहे हैं। वापस मैं आता हूँ जरा अवनी भट्ट पे। अवनी भट्ट जरा 2 शेयर और चेक कर लो। एक NMDC पोजिशनली लॉन्ग रखना चाहता हूँ, रख लूँ क्या NMDC? जल्दी से चेक करके बताइएगा प्लीज़। रख सकते हैं, इसने कल 50 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दिया है और काफी लंबे समय के बाद में क्लोज दिया है, तो इसमें आप लॉन्ग रख सकते हैं, फ्रेश खरीदारी भी कर सकते हैं। ऊपर की तरफ इसका पहला टारगेट रहेगा 267 का, और अगर वो पार करता है तो फिर 285 तक की जगह है। स्टॉप लॉस आपको लगाना है नीचे 215 का। ठीक है, मार्केट खोलने में अब 10 सेकंड का समय रह गया। मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट खुल रहा है, निफ्टी के अंदर टिक आना भी शुरू हो गया है, 7 पॉइंट का पहला टिक बढ़त का आया है। बैंक निफ्टी पे तो 33 पॉइंट की गिरावट का टिक आया है। कोई खास बड़ा मूवमेंट है नहीं। आज सुबह जो आपको गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा था वो बिल्कुल अलग तरीके से दिखा रहा था, और यही बात हमने सुबह भी आपको नोटिस कराई कि अब आप गिफ्ट निफ्टी को ना 2-4 दिनों के लिए छोड़ दो जरा देखना, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी के अनुसार तो खुलेगा ही नहीं मार्केट अपने रिदम के हिसाब से खुलेगा, पहला टिक भी उसके अनुसार नहीं देगा। इंडिया विक्स में जो शुरुआती गिरावट है वो थोड़ी है 3% की अभी मेरे को दिख रही है स्क्रीन पर, तो थोड़ा बी अवेयर और थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा मार्केट आज डल रहने की उम्मीद है। ऑलरेडी कल बैंक निफ्टी के एक्सपायरी के साथ साथ छोटा मोटा एक्शन जो था लास्ट के पौने घंटे में उसने दिखा दिया। आज थोड़ा और डल सेशन होने की उम्मीद है। 26 पॉइंट की मामूली सी गिरावट के साथ बैंक निफ्टी अभी भी ट्रेड कर रहा है, और अब अक्टूबर का कॉन्ट्रैक्ट इसका अगर आप चेक करेंगे तो 5400 के आसपास है। बढ़ने वाले शेयर्स जरा दिखाइएगा, पहले 7-8 शेयर्स जरा दिखाना, वो बड़े बड़े शेयर्स जिनके पास वेटेज है। फर्स्ट इज़ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो इस समय करीब 9 रुपये नीचे होगा। सेकंड होगा आपके पास HDFC जो ऑलमोस्ट इस समय फ्लैट है। साथ ही से दिखाइएगा TCS, इन्फोसिस भी स्पीड से दिखाते जाइएगा। ये तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हो गया, 0.5% के आसपास नीचे। HDFC ऑलमोस्ट फ्लैट, TCS ऑलमोस्ट फ्लैट, इन्फोसिस दिखाओ ऑलमोस्ट फ्लैट 0.5% ऊपर है, यस। और इसके अलावा दिखाओ आप HUL,
ठीक है, फ्लैट है। एक दिखा हुआ L&T, फ्लैट है। तो ज़्यादातर शेयर्स भी आज आपको फ्लैट दिख रहे हैं। तो मार्केट का मोमेंटो इन 5 से शेयरों से और पता लग रहा है कि डलनेस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। 12.5 का विक्स है, डलनेस का दूसरा सूचक है। ऑलरेडी आप एग्रेसिव ज़्यादा होंगे नहीं मार्केट के अंदर, क्योंकि FIs की लॉन्ग पोजीशंस अपने आप में 75% है। ये एक और डलनेस का सूचक है मार्केट के अंदर। मेरे को लग रहा है आज एक्सपायरी, डेरिवेटिव एक्सपायरी बहुत शांति से निपटने जा रही है। और अगर थोड़ा मोटा आपको एक्सपेरिमेंट करना भी हो तो आप वो बैंक निफ्टी में करना, निफ्टी में तो बिल्कुल भी मत करना एक्सपेरिमेंट, क्योंकि निफ्टी काफ़ी डल रहने की उम्मीद है। 26,200 मैक्स टू मैक्स ऊपर जा सकता है। आज एक्सपायरी का प्रेशर काम कर गया फिर तो भी, नहीं तो वो भी थोड़ा मुश्किल लगता है। आ जाते हैं जरा टॉप गेनर्स पे। निफ्टी के पहले टॉप गेनर्स आपकी स्क्रीन पे दिखाता हूँ। टाटा मोटर्स आधे पौने 1% ऊपर है। बजाज फिनसर्व आधा 1% ऊपर है। भारती एयरटेल, LTI, माइंट्री, इन सब में आधे % तक की बढ़त आपको दिखेगी। NTPC ने खोलते साल का हाई टेस्ट किया है। बजाज फिनसर्व ने खोलते साल का फिर से हाई टेस्ट किया है। हीरो मोटोकॉर्प आज का वीक काउंटर है, अभी फिलहाल लीड कर रहा है निफ्टी के अंदर। अडानी एंटरप्राइजेस में भी हल्की सी गिरावट आपको दिखेगी आज शुरुआत में। अब मैं जरा निफ्टी से हट कर कुछ और काउंटर्स आपको दिखाता हूँ। जैसे ट्रेंड है, इस पर रिपोर्ट आई 2-2.5% ऊपर है। SBI लाइफ, मारुति के अंदर भी आज आधे से पौने 1% तक की मजबूती आपको दिख रही होगी। इसके अलावा गेल भी आज करीब 0.5% ऊपर है। वरुण बेवरेजेस के अंदर आज थोड़ा नुकसान 1% के आसपास का। साल का हाई लगाने वाला शेयर आज भारती एयरटेल भी है, जिसने आज साल का हाई भी टेस्ट किया है। मैं थोड़ा और सेगमेंट वाइज कर देता हूँ और चेक कर देता हूँ। प्रेस्टीज एस्टेट जिस पे एक खबर आई है 3% वो ऊपर है। ट्रेंड का ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ भी 1 से 1.5% ऊपर है। BSE का शेयर भी 1% ऊपर दिखेगा। साल का हाई लगाने में आज टाटा कम्युनिकेशन ने भी लगाया और साथ ही साथ ट्रेंड ने भी आज साल का हाई टेस्ट किया है। अब मैं ज़रा सेक्टोरल मूव आपके सामने रखता हूँ कि किस किस सेक्टर पे आपको अपनी एनर्जी आज ज़्यादा लगानी है और किस पे एनर्जी कम। एडवांस डिक्लाइन की रेशो में आज बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है। आप 1100 और 900 शेयर आमने सामने खड़े हैं, तो इसलिए अगर बड़े शेयर चलेंगे तो इंडेक्स मैनेजमेंट होगा, नहीं तो वो भी नहीं होगा। फिलहाल 40 पॉइंट की गिरावट के साथ निफ्टी बैंक और करीब 20 पॉइंट की बढ़त के साथ निफ्टी अभी तक तो ट्रेड कर रहा है। कुछ खास बड़ा मोमेंटो आपको नहीं दिखेगा। मैं आपको सेक्टर्स गिनवा रहा था, तो सेक्टर्स में आप देखेंगे पावर सेक्टर के अंदर आज थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिएगा। आप वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा आपको मोमेंटो मिल जाएगा। एक यूटिलिटी वाला सेक्टर्स मैंने कल भी आपको नोटिस करवाया था, आज भी वो शेयर्स चल रहा है। जैसे BF यूटिलिटीज़ नाम की इसमें कुछ एक कंपनीज शामिल होती हैं और भी हैं, है ना। तो ये यूटिलिटीज़ वाला सेगमेंट है जो आपको नोटिस करना होगा। इसके अलावा आप चाहें तो आज थोड़ा बहुत मेटल्स पे फिर से तैयारी कर सकते हैं। आज BSE का रियल एस्टेट इंडेक्स भी एक्टिवनेस शो कर रहा है, यानी कि रियल एस्टेट, एनर्जी नहीं मतलब थोड़ी पावर, रियल एस्टेट, यूटिलिटी सेगमेंट्स, या थोड़ा बहुत बोलूँगा मैं मेटल्स के अंदर आज आप थोड़ी एनर्जी लगाइएगा, थोड़ा देखिएगा। जो इस पे आज मेरे को थोड़ा ज़्यादा एनर्जी नहीं लगाने का दिख रहा है वो है IT। इसके अंदर मत लगाइए। कंज्यूमर ड्यूरेबल, इसके अंदर मत अभी शुरुआत में कोई ट्रेड देखिएगा। ये कुछ हिट में अभी हम आपके स्क्रीन पर रख रहे हैं। मेटल्स के अंदर वेदांता पे खबर आई कि 8 अक्टूबर को उसकी बैठक है। ज़्यादातर शेयर्स आपको थोड़े कमज़ोर दिख रहे होंगे। स्पेसिफिक होकर काम कीजिएगा। मेटल्स के अंदर थोड़ा चले हुए शेयर्स हैं, हालांकि वो पूरी तरह से आपको निराश अभी भी नहीं करेगा। ये रियल एस्टेट के शेयर्स आप देख पा रहे हैं। प्रेस्टीज पे खबर थी, चला। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ करीब 0.5% ऊपर है और जहाँ पे नुकसान है उसमें शोभा डेवलपर्स जैसे शेयर्स हैं। इसके अलावा हीट मैप में आपको IT का दिखेगा। IT के अंदर ज़्यादातर शेयर्स तेज़ हैं, बट परसेंटेज गेन बहुत ज़्यादा किसी के पास नहीं है। सिर्फ एक ओरेकल फाइनेंस को छोड़ दिया जाए जहाँ पे 1% का गेन है। इसके अलावा कोई भी शेयर 1% से ज़्यादा की बढ़त के साथ ट्रेड नहीं कर रहा। निफ्टी बैंक में भी कुछ यही है। बढ़ने वाले शेयरों में से IDFC फर्स्ट बैंक चल रहा है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले अवनीश इसके बारे में पता भी किया था। थोड़ा इसको लेके रखना, ये छोटा ट्रेड नहीं है, इसको थोड़ा बड़ी अवधि के लिए रखना, शायद आपके लिए बहुत बढ़िया से साबित हो जाए। इसके अलावा एज स्मॉल फाइनेंस बैंक भी हमने शुरुआत में आपके लिए पता कर लिया। और कोई भी शेयर आपको 1% से ऊपर नहीं दिखेगा जो निफ्टी का बैंक का हीट में अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। ऑटो इंडाइसिस भी कुछ ऐसे ही हैं। आपको जो बड़े शेयर हैं जिसको आप चेक करते हैं, जैसे टाटा मोटर, अशोक लीलैंड, मारुति, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, इन सब में आपको कुछ ज़्यादा तेज़ मोमेंटम नहीं, सिर्फ मारुति को छोड़ दिया जाए तो।
इसके अलावा सभी शेयर एक सुस्त अवस्था में, शांत अवस्था में। IEX का छोटा मोटा एक पुल बैक आया है क्योंकि 197-198 का एक सपोर्ट है, इसलिए पुल बैक आपको नोटिस हो रहा है। ट्रेंड के अंदर एक रिपोर्ट आई है, मिड कैप कैटेगरी के शेयर्स हैं, प्रेस्टीज ऑलरेडी मैं आपको नोटिस करा चुका हूँ। PB फिनटेक पे खबर उसकी वजह से करीब 3-3.5% ये शेयर नीचे भी है। तो ये सभी शेयर्स का लेखा जोखा आप अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। स्मॉल कैप के कुछ एक शेयर्स आपको अपनी स्क्रीन पर भी नोटिस हो रहे हैं उनके। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे सहयोगी आपको जरा मेहमानों से जुड़ कर आपको ओपनिंग के ट्रेड बताना शुरू कर देंगे। इस बीच आपको बता देता हूँ कि निफ्टी बैंक हरे निशान में वापस से आ गया, लाल निशान में 55 पॉइंट की बढ़त है। जो भी एक्सपेरिमेंट आपको करने हो निफ्टी बैंक में करना, निफ्टी में ज़्यादा मत करना। विक्स 2% टूटा हुआ है, डल ट्रेड का सूचक है। HDFC ने कल भी लीडरशिप दी थी, आज हरे निशान में है बट 1 से 1.5 रुपया है। मेरे को लगता नहीं कि यहाँ से बहुत ज़्यादा चलेगा, इसलिए ऑप्शंस के ट्रेडर्स आज प्रीमियम ईटिंग का शिकार ना हो, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना। राइटिंग आती हो या प्रोफेशनली राइटिंग कर सकते हो तो ठीक है, अगर प्रोफेशनली राइटिंग नहीं यानी कि सेलिंग नहीं कर सकते, कॉल पुट की एक साथ या स्ट्रेटजी बना के नहीं कर सकते, नेकेड कॉल लेना, नेकेड पुट लेना खतरनाक होगा, तो इसलिए थोड़ा सावधानी के साथ ट्रेड कीजिएगा। डल सेशन विद पॉजिटिव बायसनेस मार्केट के अंदर आज बढ़ता हुआ दिख रहा है। ऑलराइट, तो चलिए अब शुरुआत करते हैं हमारे एक्सपर्ट से समझना कि ओपनिंग के बाद कहाँ पे है उनकी नज़र। और शानदार शुरुआत तो हुई ही है। अवनी, आपसे पहले समझना चाहेंगे कोई अपडेट अगर आप शेयर करना चाहें तो, और साथ ही अब आपके फ्रेश ट्रेड्स कहाँ पे हैं? जी 2 अपडेट रहेंगे। एक तो एक्सिस बैंक जो कल हमने रेकमेंड किया था वहां से अच्छी शुरुआत है, चल रहा है। टारगेट तो अभी आया नहीं है लेकिन एक अच्छी शुरुआत है, तो ये कंटिन्यू रहेगा। दूसरा HCL टेक का ऑप्शन हमने रेकमेंड किया था 1800 का अक्टूबर सीरीज के लिए, तो वो अभी 60 रुपए के करीबन पहुंच चुका है, तो उसका भी टारगेट करीबन 70 रुपए के आसपास का है, तो उसमें भी एक लॉन्ग पोजीशन बनी रहेगी। और यहाँ पे अभी फ्रेश ट्रेड में रेकमेंड करूंगी DLF। तो DLF में कंसोलिडेशन होने के बाद में फिर से ऊपर उछाल आने की तैयारी हो चुकी है ऑलरेडी, और इसका टारगेट हम देख रहे हैं करीबन 970 से 980 तक का। तो यहाँ पे हम पोजीशन बना सकते हैं, इसको पोजिशनली भी रख सकते हैं और ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हैं। नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है 900 रुपए का, थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस है, लेकिन इतनी बड़ी तेजी अगर देख रहे हैं तो थोड़ा स्टॉप लॉस भी हमें मेंटेन करना होगा। पोजिशनल अप्रोच रखेगा, ये स्टॉक काफी 970 से 980 तक अक्टूबर सीरीज में दिख सकता है। ऑलराइट, तो DLF यहाँ पर आप रखिए नज़र। देखिए पूरे रियल एस्टेट पैक में एक ज़बरदस्त तेज़ी है। हमारे रिपोर्टर्स भी आपके लिए लगातार एक्सक्लूसिव खबर ला रहे हैं, और साथ ही क्या कुछ चल रहा है ये स्पेस में हम भी आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। कई सारे काउंटर्स में मूवमेंट है, पर DLF जो है अवनी को पसंद आ रहा है। बड़े टारगेट्स यहाँ पे 970 और 980 के लेवल सुझा रही हैं। 900 रुपये का यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस बनाना है। किरण जी, अब आपसे समझना चाहेंगे कोई अपडेट, या फिर अब जो आपके फ्रेश ट्रेड्स हैं वो कहाँ पे हैं? अगर मार्केट देखें तो काफी सुस्त खुला हुआ है, कहीं ना कहीं लार्जर इंडेक्स के ऊपर या तो जो फ्रंटलाइनर स्टॉक्स है वहां पे अच्छी खासी मोमेंट हमें देखने को मिल रही है। मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा हम देख रहे हैं कि प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है, लेकिन इसके चलते पेटीएम के ऊपर मुझे डिस्कस करना है, और कहीं ना कहीं वही हमारा कंटिन्यू कॉल भी रहेगा। पेटीएम अगर आपको ध्यान हो तो लास्ट वीक में हमने 600 रुपए के आसपास इसको ओपनिंग ट्रेड में ही डिस्कस किया था। 600-620 के आसपास था, वहां से 700 के आसपास अब पहुंच चुका है। आज भी अगर आप देखोगे तो रिसेंट कंसोलिडेशन के ऊपर सस्टेन है। 680-670 का रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर कंफर्टेबली कल भी क्लोज दिया और आज भी उसके ऊपर ओपन हुआ है। तो कहीं ना कहीं पेटीएम के ऊपर आप ध्यान रखिए, करंट मार्केट प्राइस से 680 का एक स्टॉप लॉस रखिए, और ऊपर में कहीं ना कहीं 760-770 तक के लेवल्स 1-2 दिन में आ सकते हैं। तो पेटीएम लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग एट करंट मार्केट प्राइस। ठीक है, पेटीएम पर बाई है, 694 का इसमें भाव दिख रहा है, 1% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। निफ्टी आप देखेंगे इस वक्त 30 अंक ऊपर है, 32 अंक ऊपर है, नया हाई बना दिया है निफ्टी ने भी, और निफ्टी बैंक हर निशान में आकर ये टिकने की कोशिश कर रहा है। एडवांसेस की संख्या थोड़ी सी ज्यादा हो गई है डिक्लाइंस के मुकाबले। 1100 के आसपास शेयर हैं तेजी वाले, और उतने ही करीब मंदी वाले भी शेयर हैं, तो वहां पर भी हम देख रहे हैं कि इस वक्त भारी रसाकशी चल रही है। अच्छा, एक शेयर है जिस पर व्यू जानना चाहेंगे अवनी जी, वो है टाटा मोटर्स का।
टाटा मोटर्स लोगों को फंडामेंटली भी काफी पसंद आ रहा है। आप बताइए भाव के लिहाज से ट्रेड के संकेत दे रहा है शेयर ये? जी बिल्कुल, ये ऑलरेडी जैसे हमने डिस्कस कर लिया है कि ये ऑलमोस्ट अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के से थोड़ा सा ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक। तो यहाँ पे एक ट्रेड बना सकते हैं क्योंकि गिरावट रुक चुकी है, तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अच्छा ट्रेड बनता है। ऊपर आने में शायद थोड़ा समय लग सकता है, इसलिए इसको या तो फ्यूचर्स में या कैश में ट्रेड करें, ऑप्शंस अवॉइड कीजिएगा। नीचे की तरफ आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है 940 का, और ऊपर की तरफ एक बार ये 1000 का लेवल क्रॉस करता है तो एक अच्छे मोमेंटम के साथ में ऊपर 1050 तक भी चल सकता है। 1050 तक जा सकता है। सीएससी 200 रुपए के ऊपर हम लगातार मजबूती देख रहे हैं, आज भी शुरुआत तो ठीक ही की है। सीएससी कितना चलेगा अभी अवनी जी? जी सीएससी में ऊपर 224 के लेवल पे एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे जिनके पास है ऑलरेडी वो बने रह सकते हैं 224 के लेवल के लिए। और नीचे इसका सपोर्ट काफी डीप है, इसलिए फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं रहेगी। जो है वो बने रहिए 224 के टारगेट के लिए। ठीक है, 224 के टारगेट के लिए सीएससी में बने रहने की सलाह है। 208 रुपए का फिलहाल भाव है। पीवी फिनटेक में हम देख रहे हैं कि लगातार प्रेशर है। आज चौथे सत्र में शेयर गिर रहा है, यानी कि जो खबर आई है हेल्थ केयर सर्विसेज में एंट्री करने को लेकर उसको बाजार पॉजिटिवली ले नहीं रहा है। मयूरेश जी, निवेशकों की चिंता को आप किस तरह से देख रहे हैं? पीवी फिनटेक आज फिर से कमजोरी है शेयर में? नहीं, आई थिंक थोड़ा नंबर्स पे भी ध्यान देना चाहिए। आई थिंक एक मूव भी काफी अच्छी खासी हो चुकी थी स्टॉक के अंदर, और मुझे लगता है आई थिंक हाउ दिस क्वार्टर नंबर्स विल प्ले आउट, और मैनेजमेंट का एक क्या आउटलुक रहता है अगले कुछ तिमाही को लेके, ये देखना बहुत लाजमी होता है। तो आई थिंक आई विल वेट आउट फॉर Q2 नंबर्स। वेट करने की सलाह होगी पीवी फिनटेक के शेयर में। कुछ और शेयर चेक करते हैं। आप जरा एक बार अवनी जी चेक कीजिए स्किपर के शेयर को। 3% ऊपर फिलहाल ये कारोबार कर रहा है। पावर स्पेस में हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे रौनक बन रही है। जी ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, एक अप ट्रेंड में ही स्टॉक चल रहा है। इसका फिलहाल तो ऐसे कोई रेजिस्टेंस नजर नहीं आ रहा है। ऊपर के तरफ ये जो एक्सटेंशन के हिसाब से मैं अगर देखूं तो ये स्टॉक चल सकता है अराउंड 533 तक। तो जिनके पास है वो बने रहिए। और नीचे इसका सपोर्ट हो चुका है अराउंड 465 के लेवल पे। तो अगर थोड़ी बहुत गिरावट होती है तो 465 के लेवल पे आप फ्रेश एंट्री के लिए भी देख सकते हैं। स्किपर को लेकर ये व्यू। आज हम देख रहे हैं कि आईटी स्टॉक से फिर से थोड़ा थोड़ा रिबाउंड देखने को मिल रहा है। इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, विप्रो, एलटीआई, माइंट्री, मतलब निफ्टी के टॉप 10 जो गेनर्स है ना, उसमें आपको 5 आईटी के शेयर दिखेंगे और वो धीरे धीरे बाजार को ऊपर पुश कर भी रहे हैं। 26,042 ये निफ्टी का स्तर दिखेगा। रिकॉर्ड हाइस पर निफ्टी है, 26,050 इनफैक्ट पहुंच गया है। और सेंसेक्स में है 180 अंकों के आसपास की तेजी। सेंसेक्स भी है नई ऊंचाई पर। किरण जी, कोई आईटी में आपको तेजी का ट्रेड दिख रहा है? मॉर्निंग में हमने विप्रो डिस्कस किया था, और कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि विप्रो के अंदर एक अच्छा खासा उछाल हमें ऑलरेडी देखने को मिल रहा है। तो विप्रो के ऊपर आप ध्यान रख सकते हो। डेफिनेटली एट करंट मार्केट प्राइस या कोई भी डिप आता है हमें लॉन्ग करके जाना चाहिए। 530 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी आप मेंटेन कर सकते हो अगर आपको अग्रेसिव बैट लेनी है। जिस तरह के ओवरऑल चार्ट पैटर्न है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न सक्सेसफुली रिटेस्टेड है, तो ऊपर में 555 560 तक के टारगेट आप देख सकते हो। 560 तक के टारगेट हम देख सकते हैं विप्रो के शेयर में। अवनी जी, आप जरा चेक कीजिए आईटीसी को। हफ्ते भर पहले हमने देखा था कि 520 रुपए के आसपास पहुंचा था, लेकिन इसको क्रॉस नहीं कर पाया था। आज हमने देखा है कि ये नए हाइस पर ये शेयर पहुंचा है 521 रुपए 50 पैसे। आईटीसी कंसोलिडेट कर रहा था, लेकिन क्या नए मूव के लिए तैयार हो जाए इसमें? जी बिल्कुल, इसको ये स्टॉक जो है वो धीरे धीरे चलता है, कभी भी बहुत बड़ी उछाल हमें देखने नहीं मिलती है। तो आपको एक थोड़ा सा पोजिशनल अप्रोच रखना होगा और पेशेंस के साथ में इसको ट्रेड करना होगा। ये नए हाइस बताएगा अराउंड ऊपर के तरफ 534 इसका ट्रेडिंग टारगेट रहेगा। और थोड़ा सा लंबा नजरिया रखे तो ये 550 से 560 के रेंज में आ सकता है। लेकिन अभी ट्रेडिंग टारगेट 534 के लिए यहाँ पे आप करंट भाव पे खरीदारी कर सकते हैं। और कल का जो लो है 519.30 पैसे, तो जस्ट उसके थोड़ा सा नीचे 518 पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं।
ठीक है, 518 पर स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। आईटीसी के लिए ये सलाह है, नज़दीक का ही स्टॉप लॉस है। यूनाइटेड ब्रीवरीज शुरुआत ठीक की थी, लेकिन थोड़ी सी इसको दिक्कत आ रही है ऊपर टिकने में। धीरे धीरे करके ये शेयर ऊपर आए हैं। 2150 रुपये का भाव है इसका, अपने रिकॉर्ड हाई से बहुत दूर नहीं है। इस पर जरा व्यू दीजिए किरण जी। यूबीएल में कोई ट्रेड लेना चाहिए? सो यूबीएल की अगर हम बात करें तो ओवरऑल जिस तरह के चार्ट पैटर्न है डेफिनेटली अपने ब्रेकआउट लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। कल की एक नेगेटिव कैंडलस्टिक्स पैटर्न है, लेकिन कहीं ना कहीं ओवरऑल जो चार्ट हमें देखने को मिल रहा है, मोमेंटम इंडिकेटर भी जिस तरह से देखने को मिल रहा है, डेफिनेटली मेरे हिसाब से एक बार लॉन्ग करना चाहिए। 2100 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए। अगर 2100 ब्रेक नहीं करेगा देन देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम ऊपर में वापस इसको 2150 का जो लेवल था उसका रेजिस्टेंस उसको भी क्रॉस करके ये 2200 तक जा सकता है। तो एज ऑफ नाउ करंट मार्केट प्राइस से आप लॉन्ग कीजिए 2100 के स्टॉप लॉस के साथ। 2200 हमारा पहला टारगेट रहेगा। 100 का टारगेट होगा यूनाइटेड ब्रूवरीज के लिए। 2100 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ आपको इसको ट्रेड करना है। एक जरा राय आपसे मयूरेश जी चाहेंगे बीएसई के शेयर पर। हमने इसमें 4200 रुपये के स्तर तो देखे और क्या धुआंधार रैली दिखाई। महीने भर में करीब 50% के आसपास से रिटर्न शेयर ने दे दिए। निश्चित तौर पर एनएसई के आईपीओ पर नज़र है, थोड़ी सी उससे री रेटिंग होने की उम्मीद है। हालांकि ऑलरेडी हो ही रही है री रेटिंग तो। और दूसरी चीज़, इसका जो वॉल्यूम है वो भी बढ़ने की उम्मीद है, जिस तरह से एफएनओ को लेकर बंदिशें लग रही हैं या फिर सरकार की तरफ से जो स्टेटमेंट आ रहे हैं। बीएसई आपको लगता है कि अभी और चलेगा मयूरेश जी, या फिर जिन्होंने एंट्री की है मान लीजिए 2200, 2500, 2800 वाली रेंज में, वो अपना थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर लें, वो बेहतर होगा? तो नजरे के ऊपर है अभिषेक। तो जिनका एक शॉर्ट टर्म का नजरिया था तो डेफिनेटली बुक करना चाहिए। एंड ऑब्वियसली आई थिंक जैसे आपने राइटफुली ट्रिगर कहा है, जो एक्सपेक्टेड एनएसई की लिस्टिंग है और जो कोट्स एनएसई के मिल रहे हैं एट दिस जंक्चर, अजम्पशंस मार्केट यही चल के ले रहा है कि जो बीएसई का एफ&ओ का मार्केट शेयर स्लोली स्टेडीली बढ़ रहा है, जो कैश मार्केट में इनका डोमिनेंस है एट दिस जंक्चर, एक ठीक ठाक वैल्यूएशन कंपेयर टू एनएसई बीएसई को भी मिलनी चाहिए। और वो आई थिंक एक महीने के प्राइस एक्शन में शायद रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक एज द मार्केट्स कीप ऑन ग्रोइंग, आज हम एक्सपेक्टेशन यही करते हैं कि सिर्फ 5% इक्विटीज में इन्वेस्ट करते हैं आउट ऑफ द टोटल एसेट्स दैट आर डिप्लॉयड। जो डिमेट खाते हैं सिर्फ 10 करोड़ है। कहीं ना कहीं एज दीज नंबर्स कीप ऑन इंक्रीजिंग, जो बीएससी का एक एन्युटी बेस्ड इनकम भी है, जो एक सेफ्टी और मैकेनिज्म देता है, एक्सपेक्टेशंस इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग टर्नओवर गोइंग हायर, नंबर्स आई थिंक विद कैपिटल मार्केट पार्टिसिपेशन इंक्रीजिंग एक बहुत बड़ी प्रॉक्सी हो जाएगी बोथ बीएससी एज वेल एज एनएसई वंस इट लिस्ट्स एज वेल। तो मुझे लगता है आई थिंक जिनके पास है बने रह सकते हैं, बट जिसका शॉर्ट टर्म नजरिया था ऑब्वियसली आई थिंक यू शुड बुक सम एलिमेंट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ इट। इस समय अगर आप इंडाइसिस को देख रहे हैं तो जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा कि आज का सेशन डल रह सकता है और एक्सट्रीमली डल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूं, अगर कोई डाटा क्रंचिंग अगले आधे पौने घंटे के अंदर नहीं होती और सिग्नल नहीं दिखते तो आप देखेंगे पूरी तरह से डल सेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये जो 54,000 का बैंक निफ्टी है ना, इसके पास अभी तक 100 पॉइंट का भी लेना देना नहीं हुआ। अभी तक इसने 100 पॉइंट का भी उतार चढ़ाव नहीं देखा। मैं आपके सामने कहोगे तो मैं इसका हाई और लो भी आपको चेक कर देता हूँ। इसका हाई है 54,010 और इसका लो है 54,010 और इसका हाई है 54,170 का। कुल मिला के 167 पॉइंट चेंज हुआ है अपने हाई से और अपने लो से, और इसके बीच में ओपन हुआ था ये 45 पे, और उसमें से भी मैं 10-20 पॉइंट घटा देता हूँ तो सिर्फ 125 पॉइंट का बैंक निफ्टी अब तक हिला डुला है, सिर्फ 125 पॉइंट। अब आप सोचेंगे आप क्या उसके अंदर एंटर करेंगे, सौदे के अंदर क्या एग्जिट करेंगे। ऑप्शंस के ट्रेड भी मैं आपको नोटिस करा देता हूँ, सिर्फ 54,000 वाली कॉल और 54,000 वाली पुट अगर आप दिखा पाएँ स्क्रीन पर तो आपको उसी से आइडिया लग जाएगा। दोनों की स्ट्राइक्स धीरे धीरे गल रही हैं, दोनों की स्ट्राइक्स धीरे धीरे ख़राब हो रही है, कॉल की भी और पुट की भी। कॉल की तो खैर हो ही रही है क्योंकि मार्केट चल नहीं रहा, पुटों के भी बहुत ज़्यादा एग्रेशन नहीं है, वो भी आपको गलती हुई दिखेंगी। एक और चीज़ आपको मैं नोटिस करता हूँ, इंडिया विक्स जरा स्क्रीन पर दिखाना, जल्दी दिखाइएगा प्रोड्यूसर साहब। अच्छा ये भी दिखा देंगे आप, ठीक है, ये अच्छा किया। ये 1 अक्टूबर वाली, यस, ये आप देखोगे 54,000 रुपये की कॉल सिर्फ 4% ऊपर है, ऐसे दिखाना 54,000 वाली पुट भी, ठीक। अब आप देखो इंडिया विक्स आपके स्क्रीन पर 2.5 से 3% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। ये डलनेस का एक और सूचक है,
एक और चीज़ आपको मैं नोटिस कराता हूँ, एडवांस डिक्लाइन। मैंने आपको सुबह ही जब चार्ट खुले थे तभी मैंने आपको नोटिस कराया था कि आज रेशियो बहुत अच्छी नहीं है। अभी भी आप देखोगे शॉर्ट 103 शेयर्स के पास पड़ा हुआ है और लॉन्ग 57 के पास है। कुछ कवरिंग जोड़ के मैं इसमें से 10 शेयर और जोड़ देता हूँ, तो एडवांस डिक्लाइन की रेशियो भी ख़राब है। तो आज मार्केट के पास, जैसे मैंने कहा ना, एक्सट्रीम बुल रन है जिसको जल्दी जल्दी खोएगा नहीं, लेकिन मार्केट के पास कोई भी डाटा वाली ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको हेल्प कर पाए। थोड़ा बहुत बैंक निफ्टी के अंदर एक स्पीड से ऊपर आया, लेकिन वो बैंक निफ्टी ने अपनी वापस से स्पीड को गला दिया। 26,200 से ऊपर आज मेरे को नहीं लग रहा है कि एक्सपायरी किसी भी एंगल से होएगी। अभी तक तो यही है। अभी बाज़ार को खुले हुए सिर्फ 15-20 मिनट हुए हैं, लेकिन मैं शुरुआती डाटा के बेसिस पर आपको बता देता हूँ। एक चीज़ मैं और आपको नोटिस करवाता हूँ, जो मैं हमेशा से एल्गो वाले सॉफ्टवेयर से आपको बताता हूँ, कितने शेयर ऊपर की तरफ धक्का दे रहे हैं, कितने शेयर नीचे की तरफ, वो बताऊँ तो 212 लोग ऐसे हैं जो बाज़ार को ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ धक्का दे रहे हैं। 212 लोग बाज़ार को नीचे की तरफ धक्का दे रहे हैं। 296 लोग निफ्टी को ऊपर की तरफ धक्का दे रहे हैं। तो रेशियो है 212 वर्सेस 296। बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, ये कभी भी पलटा जा सकता है। और ये अगर यही डिफरेंस रहा, 212 296 वाला डिफरेंस चलता रहा, तो बाज़ार वैसे भी नहीं चलेगा। थोड़ा बहुत साइडवेज होकर पॉजिटिव रहेगा, बट बहुत बड़ा मूव नहीं आएगा। तो ये आपको मैं सारे डाटा वाली चीज़ें बता रहा हूँ, इसमें से मेरा अपना एक भी पॉइंट इसमें से नहीं है। बैंक निफ्टी का डाटा तो अभी अपलोड ही नहीं हो रहा है मेरे पास, फैच ही नहीं हो रहा है उसमें से, तो इसलिए मैं वो सारी चीज़ें भी आपके सामने नहीं रख पा रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़, HDFC बैंक, दोनों आपको दिखाता हूँ, जो दोनों अपने अपने सेगमेंट्स को उड़ा के ऊपर ले जाने की कैपेसिटी रखते हैं। दोनों ही डल ट्रेड में हैं आज। 5 रुपये वो नीचे है और 5 रुपये ही दूसरा शेयर भी नीचे है। तो दोनों शेयर्स के अंदर 5-5 रुपये की गिरावट है। स्पेसिफिक होकर काम कीजिए मार्केट के अंदर, बहुत स्पेसिफिक होइए। इंडाइसिस से कुछ खास मिलेगा भी नहीं, मिल भी गया 100 पॉइंट कमा भी लिए, तो इतना जोखिम लेके 100 पॉइंट कमाने में बहुत दिलेरी नहीं है, ना ही समझदारी है। ये तो ठीक है, आप स्कैल्पिंग कर लें तो स्कैल्पिंग से आपको 100 पॉइंट आ सकते हैं निफ्टी के अंदर, और बैंक निफ्टी के अंदर 200 पॉइंट स्कैल्पिंग से कर सकते हो कि मैं 20-25 पॉइंट जोड़ता जाऊंगा, 10 बार मार्केट में कूदूंगा, डाइव मारूंगा और ले आऊँगा 20-20 पॉइंट करके, तो मैं 200 पॉइंट जोड़ लूँगा। ठीक, उसमें 50 पॉइंट ब्रोकरेज के कमीशन के चले जाएंगे, तो 150 पॉइंट नेट में आएंगे। ये मैं सारी वो चीज़ बता रहा हूँ जो आप फील करते हैं, जो आप ट्रेड करते हैं। मैं ट्रेडिंग कम्युनिटी से निकला हूँ, मैं डीलर रह चुका हूँ, तो मेरे को मालूम है कि सौदे की पंचिंग और इसकी कैलकुलेशंस कैसे बिठाई जाती है और आपका मन इस समय क्या कर रहा होगा करते समय। ठीक, खैर एनी हाउ, मैं 1-2 शेयर और चेक कराता हूँ। आज मेरे को मारुति के अंदर जो शुरुआती डाटा दिखा वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। अभी भी करीब 2% की बढ़त के साथ ये लॉन्ग पोजीशंस के अंदर आके खड़ा हुआ है। एक बार आपकी रिकमेंडेशन मारुति पे, किरण सर। सो ओवरऑल अगर हम ऑटोज की बात करें, या तो जिस तरह से ओवरऑल ये पूरा सेक्टर चल रहा है, कहीं ना कहीं ऑटोज के अंदर बिकॉज ऑफ RBI का टेलविंड्स है कि जिस तरह से फेड ने रेट कट किया, यहाँ पे भी रेट कट आ सकता है, तो वो पॉजिटिव टेलविंड्स के साथ मारुति अभी अगर आप देखोगे तो एक कंसोलिडेशन पैटर्न ब्रेकआउट दिया है। पिछले 5 दिन से 12,500 के आसपास ट्रेड कर रहा था, वो 13,000 हो चुका है। तो करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग करना या कोई भी टिप आए तो डेफिनेटली हमें लॉन्ग करना चाहिए। 12,500 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए। अगर 12,500 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तो ऊपर में 14,000 तक का चांसेस है कि मारुति टच कर सकता है, तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से मारुति करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग करना चाहिए। आप करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग करने की बात बोल रहे हैं इसमें, ठीक है, बड़ी हैरानी की बात है। ठीक है, फिर भी मैं आपकी बात, सर एक बार ज़रा स्टॉप लॉस टारगेट वापस बताओ, तब मैं स्टैम्प करवा पाऊंगा, ऐसे मैं नहीं लूँगा ट्रेड। सो करंट मार्केट प्राइस 13,000 के आसपास चल रहा है। अगर हम लॉन्ग करते हैं तो 12,500 का हमें स्टॉप लॉस रखना है। 12,500 इसलिए क्योंकि उसका कंसोलिडेशन पैटर्न जो था उसका ब्रेकआउट लेवल है, तो 12,500 का हमें स्टॉप लॉस रखना है। अगर 12,500 टच नहीं होता है, और करंट मार्केट प्राइस पे हम लॉन्ग करने के लिए इसलिए बोल रहे हैं कि 13,000 का इसका ब्रेकआउट लेवल है। लास्ट टाइम जब 13,000 के ऊपर गया था स्टॉक, ऊपर में 13,600 तक गया था। तो इस बार अगर 13,000 के ऊपर टिक जाता है तो उसका लास्ट रेजिस्टेंस जो है 13,600, वो हमारा पहला टारगेट रहेगा। तो वहां पे थोड़ा बहुत आप ट्रेल स्टॉप लॉस कर लेना, और 13,600 के ऊपर 14,000 तक भी ये प्राइस जा सकता है। तो RBI की पॉलिसी तक डेफिनेटली ये 14,000 तक जा सकता है। देखो, मैं रेशियो के हिसाब से आपके 500 शेयर 500 रुपये नीचे जाएंगे तो 1,000 रुपये ऊपर आएंगे, उस हिसाब से कैलकुलेशन डाल रहा हूँ। लेकिन अगर हमने 13,600 जो भी हमारे प्रोड्यूसर साहब ने स्टैंपिंग किया, जो आपका पहला टारगेट है, उस हिसाब से रेशियो ही बनती है 1:1 की, यानी कि 500 रुपये ही जाएंगे और करीब 500 रुपये ही आएंगे।
तो आप अपने ना विजडम के हिसाब से डिसीजन लेना। ऑलरेडी मैंने जो पता करना था वो मैंने पता करके आपके सामने रख दिया है कि इसमें आपको क्या और कैसे ट्रेड लेना चाहिए। मैं आपको सही बात बताऊँ, आज आप ना ऑप्शंस के ट्रेड वाले थोड़ा सावधान रहे ना, बहुत सावधान होने की ज़रूरत है। मैं चलो आपको एक छोटा सा ट्रेड दिखाता हूँ। 26,000 की सितंबर वाली जो आज ही गलने जाएगी पुट, क्योंकि आज निफ्टी की एक्सपायरी है, तो 26,000 की कॉल और पुट अगर आप स्क्रीन पे दिखा पाओ तो मैं आपको अभी नोटिस करवा देता हूँ, अभी इसी समय ही 2 चीज़ें नोटिस करा देता हूँ। करीब पुट जो है वो 40% से ज़्यादा टूटी हुई है। इस पुट से बहुत उम्मीद मत करना आज, ठीक है। 26,000 की कॉल 40% बढ़ी हुई है। इस 40% में और अगले 40% जुड़ेंगे, उस पर मेरे को डाउट है। ऐसा नहीं कि आ नहीं सकता, आ सकता है। जैसे मैंने आपको एक रेशो बताया था अभी बैंक निफ्टी का कि कितने लोग ऊपर की तरफ इसको लेके जा रहे हैं, तो अभी भी बायसनेस पॉजिटिव है। बट क्योंकि ये 44% नीचे है, इसके रिवर्सल के चांसेस कम है। और ये जो कॉल जो 44% ऊपर है, इसमें और बहुत ज़्यादा जुड़ जाएगा, उस पर मेरे को थोड़ा सा डाउट है। तो इसलिए कॉल और पुट के प्रीमियम ईटिंग हो सकती है। बी अवेयर, सावधान। इसलिए कोई आदमी ये सोच रहा हम तो एट द मनी कॉल पुट ले रहे हैं, तो वो एट द मनी से काम नहीं चलेगा। थोड़ा सा आप सावधान रहिएगा, ठीक है जी। तो ये आज का एक और पॉइंट था जो नोटिस मेरे को आपको करवाना था। इंडिया विक्स 0.3% की गिरावट के साथ, निफ्टी बैंक 6 पॉइंट नीचे। मैं बता रहा हूँ शेयर्स ही मेरे को आज शेयर्स भी नहीं मिल रहे हैं, स्टॉक्स तो बहुत दूर की बात है। एक ऑप्शंस का ट्रेड, जब ऑप्शंस की बात हुई है तो ध्वनि पटेल को जोड़ के एक ऑप्शंस का ट्रेड पता कर लेते हैं। ऑप्शंस के चैंपियन में लेके आइए ऑप्शंस का चैंपियन। ध्वनि नमस्ते, जरा बताइए आपने कौन सा ऑप्शंस का ट्रेड आज चेक किया? इंडेक्स में तो नहीं होगा, आई होप सो। मॉर्निंग डिम्पल जी, डेफिनेटली इंडेक्स की तरफ हमारा झुकाव बिल्कुल भी नहीं है आज। मेरा फोकस यहाँ पे जा रहा है स्टेट बैंक के अंदर। पीएसयू बैंक में ऑलरेडी एक यहाँ पे हमने देखा था कि लगातार परफॉर्मेंस देखने को मिला था, और एसबीआई ने अपना जो 810 का एक जो मार्क था उसको क्रॉस नहीं करा है ऑन द क्लोजिंग बेसिस, और आज के सत्र में यहाँ पे एक हल्की सी साइडवेज टू कमजोरी देखने को मिल रही है। तो इसको हम अगली सीरीज के पुट ऑप्शन के जरिए ट्रेड करेंगे। 780 का पुट ऑप्शन आपको खरीदना है। 13 रुपए करीब के भाव के पास आप इसको खरीदे। लक्ष्य इसका जो है वो 20 रुपए का रहेगा, और स्टॉप लॉस 10 रुपए का लगा के रखना है। अधिकतम मुनाफा 5,250 और नुकसान 2,250 तक का हो सकता है। ओके, ठीक है। एसबीआई की 780 वाली पुट आप खरीदने के लिए कह रहे हैं 13 अक्टूबर की, यानी कि इस बार जो आती हुई एक्सपायरी नहीं है बल्कि और उसके अगले हफ्ते वाली एक्सपायरी है 13 अक्टूबर की, वहाँ पर आपको ध्यान रखना है। 20 रुपये का लक्ष्य, तो समय आपके पास काफ़ी ज़्यादा है। स्ट्राइक प्राइस थोड़ा छोटा है, जिसको हम एक्सरसाइज प्राइस बोलते हैं, वो 13 रुपये ही है सिर्फ। 20 रुपये का टारगेट है, 10 रुपये का स्टॉप लॉस है। रेशियो के हिसाब से 1:2 बनता है। 3 रुपये जाएंगे, 6 रुपये आएंगे। पैसे कैलकुलेट होते हैं 5,000 और 2,000 रुपये लॉस प्रॉफिट के। इसलिए वॉल्यूम ज़्यादा ना रखना। आप ये सोचोगे कि एक लॉट पे मेरे को 5,000 रुपये की कैलकुलेशंस आ रही हैं, मैं क्यों 5,000 रुपये का, उस पर मेरा रिस्क भी खड़ा है 2,000 रुपये का। वॉल्यूम मत बढ़ाना अभी ज़्यादा, क्योंकि प्रीमियम्स और एक्सरसाइज प्राइस और स्टॉप लॉसेस बहुत बड़े दायरे में नहीं है। ये सब कुछ सिर्फ 10 रुपये से 20 रुपये के बीच में है। स्टॉप लॉस टारगेट देखो, सिर्फ 10 रुपये का मोमेंटो है, ठीक है। तो इसलिए बहुत बड़ी रकम नहीं बनेगी। वॉल्यूम ज़्यादा मत करना। हाँ, एक्सपेरिमेंटल ट्रेड, लैब टेस्टिंग ट्रेड ज़रूर कर सकते हो एसबीआई के 780 की स्पुट के साथ। ध्यान रखा जाए, इस ऑप्शंस के ट्रेड का एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर ये है कि 10 में से 9 लोग पैसा गंवाते हैं, और वजह फाइनेंशियल डिसिप्लिन ना होना, स्टॉप लॉस को रिग्रेसली फॉलो ना करना, और ऑप्शंस का ज़्यादा नॉलेज ना होना भी है। इसलिए 50,000 तक का एवरेज लॉस होता है। और कल परसों एक रिपोर्ट ये भी आई थी, ना केवल 1 दिन, 2 दिन, हफ्ता, महीना, बल्कि 2-2 साल मार्केट का डाटा को एनालिसिस करने के बाद पता लगा कि रिटेलर्स 93% डेरिवेटिव्स में लॉस करता है। थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं बहुत ही सब्जेक्ट टू मैटर होके आपके सामने पॉइंट्स को रखने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्वनि पटेल से तो हमने समझ ही लिया। अवनी भट्ट से एक जरा ट्रेड और पता कर लेता हूँ मैं, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ, और उसको भी जरा देखिएगा आप। अवनी भट्ट, आज की जो लॉन्ग पोजीशंस है उसमें से कुछ ऐसा मेरे को बड़ा तो नहीं दिख रहा है, बट
एक जरा LTI माइंट्री चेक करना मैम, कितना चल सकता है LTI माइंट्री? जी एलटीआई माइंट्री में पुल बैक नजर आ रहा है, लेकिन ऐसी कोई बड़ी तेजी के संकेत तो फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। ये अभी भी 20 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के भी नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो ये आज के दिन में इनकेस अगर ऊपर की तरफ 6210 के लेवल के ऊपर अगर निकल पाता है तो थोड़ी बहुत तेजी हमें दिख सकती है ऊपर करीबन 6350 तक। लेकिन फिलहाल मेरी बाइंग की राय तो नहीं रहेगी, क्योंकि एक छोटा सा पुल बैक नजर आ रहा है, ये शायद सस्टेन ना करे। तो नो ट्रेड, अवॉइड डाल दूं, नो ट्रेड कर दें? जी बिल्कुल। ठीक है, नो ट्रेड। तो आपको इसमें कोई ट्रेड नहीं लेना। एक्चुअली मेरे को भी दिख नहीं रहा था इसमें, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि कितना और ये चल सकता है। एक दो शेयर मैं ज़रा और आपसे पता कर लेता हूँ जहाँ पर आज वॉल्यूम की थोड़ी दिक्कत चल रही है मार्केट के अंदर। जैसे पीडीलाइट है, अब इसमें प्राइस एक्शन कितना आएगा पर ज़रा समझने की बात हो जाएगी। किरण जानी, आप ज़रा पीडीलाइट को चेक करना, तो इसका ओपन इंटरेस्ट वाली प्लेट भी दिखाना, हाँ OI वाली प्लेट भी दिखाना। पीडीलाइट चेक करना तो पीडीलाइट इंडस्ट्री की अगर हम बात करें डेली प्राइस के ऊपर तो एक कंसोलिडेशन पैटर्न के अंदर चल रहा था। स्टॉक ने 2 बार अपनी 20 दिन की मूविंग एवरेज को रिटेस्ट किया है। साथ ही साथ अगर आप डेली प्राइस चार्ट देखोगे तो 3240 3250 का एक स्टीप रेजिस्टेंस था, उसको भी उसने मल्टीपल बार रिटेस्ट किया है। अब वॉल्यूम के साथ वहां से हम एक रिबाउंड देख रहे हैं। साथ ही साथ मोमेंटम इंडिकेटर इंट्राडे चार्ट्स पे देखोगे तो वहां पे हिडन बुलिश डाइवर्जेंस है। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली यहाँ लॉन्ग करके जाना चाहिए। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस है वो 3240 का मेंटेन कीजिए। 3240 अगर ब्रेक नहीं करता है तो आप डेली चार्ट तो ठीक है, लेकिन मंथली या वीकली चार्ट देखोगे तो वहां पे भी एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को हमें मिल रहा है। तो डेफिनेटली एकदम स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है। 3240 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। ऊपर में कहीं ना कहीं 3340 3350 से 3400 तक के लेवल भी जा सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको ट्रेल स्टॉप लॉस वाला थियरी यहाँ पे यूज करके इसको ट्रेल ही करना चाहिए रादर देन लुकिंग फॉर सम टारगेट। ठीक है, तो पीडीलाइट यहाँ पर आप खरीदारी भी कर सकते हैं। 3340 के जो है आपको यहाँ पे लेवल्स सुझा रहे हैं किरण जी। पर अब देखिए निफ्टी का टॉप गेनर जो है वो मारुति सुजुकी बन चुका है। आप देखिए कल हिंडे IPO को लेकर हम डिस्कशन भी कर रहे थे, अब काफ़ी एक्साइटमेंट है उसको लेकर, और वो लाजमी भी है क्योंकि पूरी पैसेंजर व्हीकल इंडस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो सेकेंड बिगेस्ट प्लेयर जो है वो Hyundai है इन टर्म्स ऑफ द मार्केट शेयर। मारुति सुजुकी तो एक लीडर है ही, 40% से ज़्यादा का इनका पूरा मार्केट शेयर है। पर हमने आपको ये भी हाईलाइट किया था कि वैल्यूएशन गैप जो है वो काफ़ी रहेगा। अभी फ़िलहाल जो है 25,000 करोड़ रुपए के IPO आने की उम्मीद है। प्राइस बैंड और उसको लेकर जो है समझेंगे कि कितना ये पूरा इशू साइज़ है, पूरा का पूरा OFS है, पर वैल्यूएशन के लिहाज से काफ़ी गैप था। महिंद्रा एंड महिंद्रा और Hyundai IPO में अगर हम देखें तो वहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा हेडरूम नहीं था। आप देखिए आज ही जो है करीब 2.5% की तेज़ी जो है फिलहाल मारुति सुजुकी का काउंटर दिखा रहा है, हालांकि महिंद्रा एंड महिंद्रा सपाट है। इसके अलावा अगर हम देखें तो टाटा मोटर्स जो है वो दूसरा टॉप गेनर है, पर फ्लिप साइड पे हीरो मोटोकॉर्प जो है वो 2% से ज़्यादा की गिरावट दिखा रहा है। पर इस पूरे स्पेस में कल भी एक काउंटर था जिसपे हमने अपने एक्सपर्ट से नज़रिया लिया था, वो था आयशर मोटर्स, क्योंकि ये पूरे टू व्हीलर पैक में बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया है। एक बार अपनी आपसे समझना चाहेंगे, देखिए कल जो है वो 4900 के आसपास था, थोड़ा सा वहाँ से मूव ज़रूर दिखाया था, पर आज फिलहाल डे हाई पे है। आप कैसे देख रहे हैं अपनी आयशर मोटर्स को, आपका क्या टेक है? आयशर मोटर्स में कंसोलिडेशन हो चुका है, मतलब कंसोलिडेशन हो रहा है और नए लोज नहीं बन रहे, ये एक बहुत अच्छी बात है। और ये सारे जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज जैसे 20 और 50 दिन के मूविंग एवरेज के बीच में कंसोलिडेशन है, और आज ये स्टॉक इसके ऊपर निकला हुआ है। मेरे हिसाब से ये मूव कंटिन्यू रहना चाहिए ऊपर, कम से कम 5,000 रुपए तक, और 5,000 का लेवल अगर सस्टेन कर जाता है तो हमें एक बड़ा मूव दिख सकता है अराउंड 5200 तक। तो इसमें तेजी की पोजीशन करंट लेवल पे भी बना सकते हैं, रिस्क रिवॉर्ड बेहतरीन है। नीचे 4835 का हमें स्टॉप लॉस लगाना है, और ऊपर 5000 एंड 5050 का टारगेट रखना है।
ठीक है, 5000 और 5050 का जो है फिलहाल आपको स्टॉप लॉस सुझा रही हैं अवनी, यहाँ टारगेट सुझा रही है, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे, और 4835 रुपीज़ का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। पर आज देखिए पूरे इंडेक्स लेवल पे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट तो है नहीं। कुछ एक काउंटर्स और कुछ एक सेक्टर्स जो चल रहे थे जैसे कि मेटल पैक, कुछ एक बैंकिंग नाम आपको सपोर्ट कर रहे थे, उनसे भी खासी सपोर्ट नहीं है। पर ऐसे में वन ऑफ द अंडर परफॉर्मर बैंकिंग नेम रहा है आरबीएल बैंक। किरण जी, आपसे समझना चाहेंगे और मैं दरख्वास्त करूंगी अपने डायरेक्टर साहब से कि वो जो है पिछले एक महीने का लगभग चार्ट दिखाएं, वहाँ पे समझेगा कि 205 का जो एक इसका सपोर्ट था उसको ये तोड़ते हुए अब नीचे निकला है। किरण जी, क्या आपको लगता है कि अब ये जो है एक ब्रेकडाउन है और यहाँ पे थोड़ी और बिकवाली हावी हो सकती है? 2 महीने का चार्ट दिखाइए तो शायद पिक्चर थोड़ी ज़्यादा साफ हो। सो अगर एक महीने का चार्ट देखोगे आप तो कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि ड्यूरिंग समवेयर अराउंड स्टार्टिंग ऑफ दिस मंथ स्टॉक ने कहीं ना कहीं 200 दिन के 205 के आसपास का लो बना के स्टॉक ऊपर में 235 तक गया था। अब वहां से कंटिन्यूसली वापस ये लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न के अंदर है, और जैसे आपने बताया 205 का एक जो उसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट था उसको ब्रेक किया है। साथ ही साथ अगर आप 205 की सपोर्ट की अगर हम बात करें तो अक्टूबर 2023 में भी कहीं ना कहीं उसी सपोर्ट से स्टॉक घूम के ऊपर में 300 तक गया था। तो डेफिनेटली 200 का जो क्लस्टर है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो जिनके पास भी ये स्टॉक है वो 200 दिन का 200 रुपए का 200 रुपए का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें। अगर 200 रुपया ब्रेक होता है देन देयर आर वेरी गुड चांसेस कि यहाँ पे एक अच्छा खासा करेक्शन हम देख सकते हैं। तो ऐसा हम नई खरीदारी के लिए तो वेट एंड वॉच करना चाहिए। फ्रेश शॉर्ट करना हो तो डेफिनेटली करंट मार्केट प्राइस से कर सकते हो। 200 के नीचे एक्सीलरेट करेगा तो वहां पे भी आप पोजीशन ऐड ऑन कर सकते हो, और ऊपर में 205 का 215 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है। तो 215 के स्टॉप लॉस के साथ करंट मार्केट प्राइस पे आप शॉर्ट सेल भी कर सकते हो, और जिनके पास है वो 200 रुपए का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे, वो तोड़ते ही यहाँ पे काफी अच्छा एक गिरावट आ सकती है। ठीक है, तो 200 रुपये एक अहम लेवल है जो कि अगर और इसको तोड़ता है आरबीएल बैंक तो वहाँ से और भी गिरावट हावी हो सकती है। देखिए ऐसे में हालांकि आपको निफ्टी बैंक जो है वो ऑल टाइम हाई के बेहद करीब दिखेगा, पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि आप कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्टेड हैं, क्योंकि अंडर परफॉर्मेंस और आउट परफॉर्मेंस का जो चुनाव है वो आपको ही करना है। ऐसे में आप देखेंगे कि निफ्टी बैंक तो देखिए अपने नए शिखर पर बना रहा है, लगातार हर दिन नया शिखर है, पर अगर आप आरबीएल बैंक जैसे काउंटर में हाल फिलहाल फंसे हैं तो आपको नुकसान ही होगा। तो उसका चुनाव जो है आप अच्छे से करिए। पर इसके अलावा देखिए एक और स्टॉक जिस पे मुझे राय चाहिए थी वो था टाटा कंज्यूमर्स, क्योंकि देखिए नमक की कीमतें बढ़ाई गई हैं। हम कई सारी इन्फ्लेशंस की बात करते हैं, सब्जियों की दामों की बात कर रहे हैं, हम ये आप और मैं जो है इसको एक्सपीरियंस भी करते होंगे कि फूड इन्फ्लेशन जो है वो अभी कितना चरम सीमा पे है। कोई भी चीज़ सस्ती नहीं है, पर नमक की कीमतें जो हैं वो रोज़ नहीं बढ़ाई जाती। अब 2 रुपये प्रति किलो नमक बढ़ा है, एक बड़ा ट्रिगर साबित हो सकता है ये टाटा कंज्यूमर्स के लिए, क्योंकि टाटा सॉल्ट जो है वो इसका पूरा जो डिमांड साइकिल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एक बार अवनी आपसे समझना चाहेंगे चार्ट्स क्या बता रहे हैं, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि स्टॉक जो है वो डे हाई पे फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, पर क्या इन स्तरों पे भी आपको अट्रैक्टिव लग रहा है? जी सृष्टि जी, जैसे मार्केट के ओपनिंग के पहले हमने इसके बारे में बात की थी और ये बताया था कि ये अच्छे अपने 50 दिन के मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेकर के एक रिवर्सल का अच्छा कैंडिडेट बन सकता है। तो और आज ये पॉजिटिव मोमेंटम दिख भी रहा है, तो यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं क्योंकि ये ऑलमोस्ट अभी ऊपर ब्रेकआउट देने की तैयारी है। 10 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर भी अगर निकल गया तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए बहुत बढ़िया स्टॉक रहेगा। तो यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं। कल का जो लो था 1182, बस बिल्कुल वहीं पे स्टॉप लॉस लगा के इसमें खरीदारी कर सकते हैं। करंट लेवल्स पे ऊपर की तरफ हमें 1240 तक के स्तर नजर आ सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर में 1240 तक के लेवल जो है वो टाटा कंज्यूमर्स दिखा सकता है, और 1182 रुपीज़ का आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिए। 1200 के ऊपर फिलहाल टाटा कंज्यूमर्स निकलता हुआ दिख रहा है। अवनी, एक और फाइनेंशियल स्पेस से स्टॉक L&T फाइनेंस, इसका आप चार्ट चेक करेंगे, क्योंकि कल अवनी मैं इसको थोड़ा ट्रैक भी कर रही थी। डे हाई के आसपास इसने क्लोजिंग दी थी और अपने प्रीवियस हाइस को 180 के लेवल को क्रॉस करने की तैयारी में था। अवनी कैसे देखें इसे? क्या ये ब्रेकआउट दिखा सकता है इन लेवल से, या इन स्तरों पे एक अहम रेजिस्टेंस है और थोड़ा सा करेक्शन पे लेना चाहिए?
सी देखिए, ट्रेंड तो पॉजिटिव है, लेकिन जो इसका आरएसआई है बहुत ज्यादा ओवरबॉट हो चुका है, तो एक हल्का सा कूल ऑफ हो सकता है, बट सपोर्ट भी अपने जगह है। 181.5 181 के बीच में एक अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है। तो मेरे हिसाब से एक आध दो दिन की सुस्ती के बाद में अराउंड 181 182 के लेवल से हमें फिर से रिवर्सल दिख सकता है, क्योंकि ओवरऑल अप ट्रेंड में ही है स्टॉक, और ऊपर की तरफ ये चल सकता है। करीबन 196 ये इसका पहला टारगेट रहेगा, और वो अगर पार कर पाता है तो ऊपर की तरफ 203 तक चल सकता है। इसमें ऑप्शंस में एक बढ़िया डेवलपमेंट जो हो रहा है वो 200 की अक्टूबर सीरीज की कॉल में काफी बाइंग इंटरेस्ट धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। तो ये सुस्ती एक मौका रहेगा, इसमें आप खरीदारी कर सकते हैं, और ओवरऑल जो नीचे स्टॉप लॉस लगाना है वो 177 का रहेगा। तो अवनी, अगर आप कह रहे हैं कि 200 की कॉल ऑप्शन में थोड़ा बाइंग इंटरेस्ट है, तो क्या यहाँ पे अवनी कोई आप स्प्रेड सुझाना चाहेंगी एल&टी फाइनेंस में? मेरे हिसाब से ये जब सुस्ती मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि नीचे 181 182 के लेवल तक होगी, तो वहां पे एक बार आ जाए तब हम ऑप्शंस में स्प्रेड के जरिए या वैनिला ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि ऑप्शंस में हमें टाइम वैल्यू का बहुत ध्यान रखना होता है। अगर 3-4 दिन निकाल दिया तो फिर उस स्प्रेड का भी कोई मतलब नहीं रहेगा, इसलिए थोड़ा सा वेट करेंगे। 181 182 के बीच में आए स्टॉक, तो वहां पे हम फिर ऑप्शंस में भी रणनीति बना सकते हैं। ऑल राइट, तो ये नज़रिया जो है आपके लिए एल&टी फाइनेंस में ऑप्शंस में ख़ास तौर से जो है आपको ध्यान यही रखना है कि आप ये ज़रूर देखें कि टाइम वैल्यू के लिहाज से जो है आपका जो ऑप्शन का ट्रेड है वो फेवर में ज़रूर जाए। पर इसके अलावा आईटीसी यहाँ पे मार्केट कैप जो है पहली बार 6.5 लाख करोड़ के पार जाता हुआ दिखा है। आईटीसी हम देखते हैं कि काफ़ी एक स्लो मूवर रहा है, 500 के ऊपर निकला था, तो हमारे कई सारे एक्सपर्ट्स ने इसको हाईलाइट भी किया था। पर अब देखिए अपने समय से चलता है, अपनी गति से चलता है, 520 के लेवल ये दिखा रहा है लगभग 1% की तेज़ी। किरण, आईटीसी आपको कैसे पसंद आ रहा है? मार्केट कैप का तो एक नया शिखर है, पर स्टॉक यहाँ से कैसी चाल दिखा सकता है? ओके, शायद किरण से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। अवनी, आप ही राय दे दीजिए आईटीसी पे। सो आईटीसी भी जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ऊपर ये 534 का इसका ट्रेडिंग टारगेट रहेगा, और अगर आप थोड़ी लंबी अवधि के लिए होल्ड कर सकते हैं तो ऊपर ये 550 से 560 तक का लेवल छू सकता है। तो इसमें व्यू पॉजिटिव रहेगा। ये स्टॉक कभी भी बड़ी तेजी, एक दिन में 2 दिन में एकदम बहुत बड़ा उछाल कभी नहीं दिखाता है, बहुत ठहराव वाला स्टॉक है, तो धीरे धीरे चलता है, लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव है। तो ये सब ट्रेंड में आप पार्टिसिपेट कीजिए, थोड़ा पोजिशनल अप्रोच रख करके। ठीक है, पोजिशनल अप्रोच रखना है आईटीसी के शेयर में। 521 रुपए के ऊपर आज ये पहुंचा है और मार्केट कैप हो गया है 6.5 लाख करोड़ रुपए का। पावर वाले शेयरों में आज हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी हम प्रेशर देख रहे हैं। पावर ग्रिड, एनटीपीसी, ओएनजीसी, बीपीसीएल, ये सारे के सारे शेयर चले भी हैं। सरकारी कंपनीज में हम थोड़ा लोअर लेवल से हमने रिवर्सल देखा है, लेकिन पावर ग्रिड तो रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा। अवनी जी, इन शेयरों में से क्या एक बार के लिए बाहर होने बेहतर होगा, फिर नीचे के लेवल पर एंट्री कर लेंगे? जी बिल्कुल, थोड़ा सा इसमें अभी प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, तो ऑलरेडी अच्छा चल चुका है। यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करके नीचे के स्तरों पे फिर से एंट्री के मौके ढूंढने चाहिए। पावर ग्रिड में जो एंट्री पॉइंट रहेगा वो 342 का रहेगा। 342 पे आता है तो आप फिर से इसमें एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, पावर ग्रिड को लेकर ये व्यू। सीमेंट स्पेस में आज हम देख रहे हैं कि प्रिज्म जॉनसन के शेयर में अच्छी मजबूती है। करीब करीब 5% ऊपर इसने शुरुआत की थी और अभी ये 12% ऊपर कारोबार कर रहा है। प्रिज्म जॉनसन, इसको लेकर अवनी जी आपका व्यू क्या है? हालांकि हमने जो भाव अभी हम देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये भाव से ही शेयर ये नीचे फिसल के गया था और अब रिवर्स करके ऊपर आया है। 52 हफ्ते की ऊंचाई के आसपास है प्रिज्म जॉनसन। अब इस तेजी के बाद तो खैर इसको हाथ लगाना थोड़ा सा मुझे लगता है मुश्किल है, लेकिन कहां पर एंट्री करनी चाहिए इसमें? जी बिल्कुल अभिषेक जी, ये तो इसका जो प्रीवियस रिसेंट हाई था जो कि 11 सितंबर को हुआ था 246 का, ऑलमोस्ट उसके करीब ये पहुंच चुका है, तो वहां पे रेजिस्ट तो करेगा थोड़ा सा। तो आपको अगर फ्रेश एंट्री करनी है 223 के लेवल पे एक अच्छा फिर से एंट्री करने का मौका मिलेगा। ये शायद नीचे ना आए, अगर नीचे नहीं आता है तो ऊपर की तरफ जिनके पास है वो बने रहिए,
लेकिन फ्रेश एंट्री के लिए फिलहाल इस करंट पे मत कीजिएगा। ठीक है, प्रिज्म जॉनसन को लेकर ये व्यू आपके लिए अवनी जी की तरफ से। अवनी जी, बहुत शुक्रिया आपका मैम समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर बहुत ही बारीकी से, बहुत ही सफाई से अपनी राय सामने रखने के लिए। कोई डिस्क्लोजर आप शेयर करना चाहेंगी? काफी सारे स्टॉक जो हमने डिस्कस किए हैं वो शायद पहले मैंने 18 हाउस स्वदेश पे भी रेकमेंड किए हैं और हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रेकमेंड किया है, तो क्लाइंट्स की होल्डिंग हो सकती है, पर्सनल होल्डिंग को